नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं उलझे रिश्तों के धागे का 20वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। शंकर की जुबानी जब अनुषा को यह पता चला कि शंकर और लेखा दोनों इंडिया एक साथ मिलकर के जा रहे हैं, तब से उसके मन में एक हलचल मची हुई है। लेखा ने भी खुश होकर के उसे यह खबर दी तो खुश होने के बजाय उसे ना जाने क्यों मन ही मन बहुत गुस्सा आया। मुंह पर तो कुछ नहीं बोल पाई मगर मन ही मन आग में सुलग रही है। जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आंखों से आंसू निकल आए। अपना सामान पैक करती हुई वह बुदबुदाने लगी, शंकर भैया ने ऐसे कैसे किया? लेखा के साथ जाने की क्या ज़रूरत थी? हम सब मिल कर के जाते तो कितना मज़ा आता। और लेखा को उनके साथ अकेले जाने में बड़ा मज़ा आया। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा नहीं कि अनुषा के साथ मिल कर के जाएंगे तो सफ़र कितना मज़ेदार होगा। लेखा को पा करके शंकर भैया इतने बदल जाएंगे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उनको क्या अब मुझसे प्यार नहीं रहा? पुरानी कोई बात याद नहीं रही? हम लोग मिल कर के कितना हंसते खेलते और मौज मस्ती करते थे। शंकर भैया कितना प्यार करते थे मुझे। आज वही शंकर भैया लेखा को पा करके अपनी बहन अनुषा को भूल गया। इंडिया जा करके बताऊंगी, खूब सुनाऊंगी दोनों को। लेखा से तो गिन गिन करके बदला लूंगी। अनुषा, तूने अपना सारा सामान पैक कर लिया क्या? ज़्यादा समय नहीं रह गया है, परसों ही हमें निकलना है। देखना कोई चीज़ यहाँ भूल करके मत जाना। माँ गायत्री बोलते बोलते अनुषा के कमरे में दाखिल हुई तो देखा अनुषा की आंखों से आंसू बह रहे हैं और गुस्से से भी चेहरा तमतमा रहा है। माँ की बातों का उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हो गया रे अनुषा? अपने आप बड़बड़ा रही है और सामान जमा रही है, आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। पापा ने कुछ कह दिया क्या? मेरी बातों का कोई जवाब भी नहीं दे रही है। अचानक अनुषा फट पड़ी। शंकर भैया और लेखा को कुछ दिन पहले जाने की क्या ज़रूरत थी मम्मा? क्या वे लोग हमारे साथ नहीं जा सकते थे? उनको इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी जाने की? सब लोग मिल कर के जाते तो कितना मज़ा आता। शंकर भैया को तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। अब मुझसे वह प्यार भी नहीं करता जो पहले किया करता था। शंकर भैया इतनी जल्दी बदल जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे पगली, इतनी बड़ी हो गई फिर भी इतनी नहीं समझती क्या? क्या नहीं समझती? गुस्से में चिल्ला पड़ी अनुषा। यही कि जब किसी से प्यार होता है तो उसके साथ थोड़ा सा अकेले में वक्त बिताने का मन करता है। तू नहीं चाहती क्या निर्भय के साथ वक्त बिताना? तूने भी तो निर्भय से प्यार किया है, फिर उनके प्यार की भावना को क्यों नहीं समझती? मम्मा, यूनिवर्सिटी में तो दोनों अकेले ही बहुत समय बिताते हैं, फिर अभी इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत थी? यह सब लेखा की चाल है। मेरे भाई को मुझसे दूर कर देना चाहती है। लेखा बहुत अच्छी लड़की है, किसी के लिए इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए। वह तुम्हारी भाभी बनने जा रही है और तुम्हारी फ्रेंड भी है। किसी फ्रेंड के लिए ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। लेखा ने मुझसे कहा है कि उसकी मम्मा ने उसे थोड़ा जल्दी बुलाया है, शादी की तैयारी करनी है। उसकी माँ बेचारी अकेली पड़ गई। ऐसे में लेखा का पास होना बहुत ज़रूरी था। तो लेखा अकेली चली जाती। शंकर भैया हमारे साथ जा सकते थे, पर दोनों को एक साथ जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? शंकर खुद ही जाना चाहता था। शंकर को अपनी बहन से भी मिलना था, इसलिए कुछ दिन पहले नहीं जाता तो उसे समय नहीं मिलता। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दोनों को साथ देख करके। कितना समय शंकर डिप्रेशन में रहा, आज उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी दिख रही है। तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुषा, कल तू ससुराल चली जाएगी और वहां जा करके ऐसी बचपना करेगी तो कैसे काम चलेगा? वहां तो सबके साथ मिल करके तुझे अच्छे से रहना है। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। बचपन से ही तुम में इतना गुस्सा भरा हुआ है, पता नहीं क्यों। हमने शायद परवरिश करने में कोई गलती की। हाँ, तुम्हें तो हमेशा अपने बच्चों में ही
बच्चों में भी शंकर भैया ज्यादा अच्छा लगता है। अपना बेटा भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना शंकर भैया लगता है, पर पराया तो पराया ही होता है ना मम्मा। अब तो मैं यही देख रही हूँ, कितना प्यार दिया तुमने शंकर भैया को, मगर उसने क्या किया, जरा भी हमारे बारे में नहीं सोचा। शंकर मेरा बड़ा बेटा है, वह पराया नहीं है। ऐसी बातें करने से मेरा दिल दुखता है। मैंने उसे कभी पराया जैसा देखा ही नहीं। तुम्हारे मन में पता नहीं ऐसी बातें किसने भर दी। इतनी जलन क्यों है तुम्हें लेखा से? लेखा तुम्हारी ननद बनने जा रही है, उससे अच्छे से निभा करके नहीं चलोगी तो घर में अशांति होगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारे कारण उनके घर में कोई अशांति हो। बड़े अच्छे लोग हैं, तुम अच्छे से रहोगी तो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। कहते कहते गायत्री की आंखों से 2 बूंद टपक पड़ी। अनुषा का भाई शार्दुल कमरे में प्रवेश करते करते कहा, किसको लेकर के अशांति हो रही है मम्मा? अपने बेटे को देख करके तुरंत गायत्री ने आंसू पोंछ लिए, मगर शार्दुल से बात छिपी नहीं। उसने हंसते हुए कहा, क्या हो गया मम्मा? तुम्हारी लाडली बेटी पराई हो रही है इसलिए रो रही हो? अपने बेटे की बातों का गायत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, आंखें नीची करके सामान समेटने में लगी हुई थी। शार्दुल ने नजदीक आकर के मां के कंधे पर दोनों हाथ रख करके कान के पास मुंह लगा करके प्यार से कहा, बेटी चली जाएगी तो क्या हो गया मम्मा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। शार्दुल की प्यार भरी बातें सुन करके गायत्री सिसकियां लेकर के रोने लगी और कहने लगी, मैंने तुम दोनों को प्यार नहीं दिया क्या? कभी कोई कमी रखी क्या? मम्मा किसने कहा तुमने हमें प्यार नहीं दिया? किसने तुम पर यह इल्जाम लगाया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? अचानक अनुषा गुस्से में बोल पड़ी, मैंने लगाया, मेरी हिम्मत हुई। मैंने सच ही तो कहा है। बचपन से यही देखा है कि मम्मा हम लोगों से ज्यादा शंकर भैया का ध्यान रखती थी। उसे कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमेशा मम्मा को हर बात की फिक्र रहती थी। जितनी फिक्र इन्होंने हमारी नहीं की उससे ज्यादा शंकर भैया की। तू ही बता शार्दुल, क्या यह सच नहीं है? आज भी शंकर भैया की तरफदारी कर रही है। हाँ, रखती हूँ शंकर का ध्यान, शंकर का फिक्र करती हूँ, क्योंकि उसकी माँ ने उसका हाथ मेरे हाथों में दे करके कहा था, गायत्री इसे तुम अपना बड़ा बेटा समझना, कभी पराया मत समझना। मैंने उसकी माँ रेवती दीदी को वादा किया था कि शंकर को कभी कोई दुख नहीं होने दूंगी। शंकर का फिक्र करती हूँ, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि मैंने अपने बच्चों की फिक्र नहीं की। किस बात की कमी होने दी तुम लोगों की? यह इल्जाम लगाते समय जरा भी तुम्हारा दिल नहीं कांपा? छी दीदी, इतनी एजुकेटेड हो करके भी तू ऐसी बातें करती है। शंकर भैया ने हम दोनों का कितना प्यार दिया, सब भूल गई क्या? तूने शंकर भैया के बारे में ऐसा सोचा कैसे? और तूने मम्मा को इतनी कड़वी बात कह करके इतना दुख दिया, वह रोने लगी। कल तू ससुराल चली जाएगी, फिर हम सब शायद बहुत याद आएंगे तुझे। अच्छा एक बात बता, शंकर भैया ने ऐसा क्या किया? अपने बेटे की बातों का जवाब गायत्री ने दिया। शंकर और लेखा दोनों पहले से इंडिया चले गए, इसलिए अनुषा को बहुत प्रॉब्लम है। अनुषा को लगता है शंकर अब उससे ज्यादा लेखा से प्यार करने लगा है। यह बचपना नहीं तो और क्या है? बता शार्दुल। माँ की बात सुनकर के शार्दुल हाँ हाँ करके हंस पड़ा। सचमुच बचपना है, प्यार किया है निर्भय से, मगर प्यार करने वाले की मन की भावना नहीं समझते। कैसा प्यार किया है तूने? तुझे शंकर भैया और लेखा दीदी के मन की भावना समझनी चाहिए। अगर शंकर भैया लेखा दीदी के साथ खुश हैं तो तुझे खुशी होनी चाहिए। कितने समय के बाद शंकर भैया के चेहरे पर यह खुशी दिखी है। इतना छोटा दिल है तेरा। कैसे अनुषा दीदी, तू तो मम्मा की बेटी है। देख मम्मा का दिल कितना बड़ा है। केवल शंकर भैया नहीं, लेखा दीदी से भी कितना प्यार करती हैं मम्मा। गुस्से में अनुषा बोल पड़ी, तू अभी बच्चा है शार्दुल, ज्यादा बड़ी बड़ी बात मत कर। बड़ा आया शंकर भैया और लेखा का चमचा। वे दोनों इतने अच्छे हैं कि मुझे उनका चमचा बनने में भी कोई हर्ज नहीं है, पर लेखा दीदी तो तेरी रिश्तेदार बनने जा रही हैं, उनसे तो तुझे अच्छा व्यवहार करना ही पड़ेगा। वहां जा करके हमारी नाक मत कटवा देना। शार्दुल की बात सुन करके अनुषा चिल्ला पड़ी, अपने बेटे को चुप रहने के लिए कहो मम्मा, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैं उससे बड़ी हूं, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कमरे में प्रवेश करते करते अनुषा के पापा ने कहा, क्या हुआ भाई, चिल्ला चोट क्यों हो रही है? अनुषा क्या हो गया तुझे? जरूर शार्दुल ने तुझे
फिर से छेड़ा होगा, उसकी तो आदत है। मैंने कुछ नहीं कहा आपकी लाडली बेटी को पापा, आप समझाइए उसे, वो जो भी कह रही है अच्छा नहीं कर रही है। क्या किया मेरी बेटी ने जो तुम लोग उसके पीछे पड़े हो? हाँ, हम लोगों को तो और कोई काम ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी बेटी के पीछे पड़े रहते हैं। एक बार अपनी बेटी से पूछो कि वह जो कर रही है सही कर रही है क्या? गायत्री गुस्से में बोल पड़ी। खुल करके बताओ कि उसने क्या कहा, नहीं तो समझ में कैसे आएगा। मैं बताता हूँ पापा, शंकर भैया और लेखा दीदी पहले इंडिया चले गए। इस बात को लेकर के अनुषा दीदी को शिकायत है और इस बात को लेकर के मम्मा को बहुत कड़वी बातें सुना दी, इसलिए मम्मा रो रही थी। इस बात को लेकर के क्या शिकायत हो सकती है अनुषा? अच्छा तो हुआ दोनों साथ चले गए। बहुत समय के बाद शंकर खुश रहने लगा है। मुझे भी देख करके बहुत अच्छा लगता है। उस बेचारे का हमारे सिवा है ही कौन? दोनों अगर एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो यह तो बहुत खुशी की बात है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, लड़की बहुत प्यारी है। अनुषा के पापा ने अनुषा को समझाया। पापा की बात सुन करके शार्दुल बोल पड़ा, अब तो तू पापा को भी यही कहेगी ना दीदी कि पापा तुझसे ज्यादा शंकर भैया और लेखा को प्यार करते हैं। मम्मी पर भी तूने तो यही तोहमत लगाई है। शंकर की बात सुनकर के अनुषा के पापा आश्चर्य से बोल पड़े, क्या तुमने ऐसा क्या कहा अनुषा? वेरी बैड, मेरी प्यारी बेटी ऐसा नहीं बोल सकती। जरूर शार्दुल ने झूठ बोला होगा तुम्हें छेड़ने के लिए। अपने पति की बात सुन करके गायत्री गुस्से में बोल पड़ी, आपके इसी लाड प्यार ने ही तो उसे इतना बिगाड़ दिया है, नहीं तो आज ना शंकर और लेखा को लेकर के जलती और ना ही मुझे इतनी कड़वी बात सुनाती। ज्यादा प्यार देने से भी कई बार बच्चों का यही हाल होता है। मैं कहती थी पर तुमने कभी सुना ही नहीं। अब उसका नतीजा देखो, ससुराल जा करके ऐसा व्यवहार करेगी तो सबके साथ कैसे निभेगा? मैंने क्या गलत कहा पापा? लेखा को जाना था तो चली जाती, शंकर भैया को साथ में ले जाने की क्या जरूरत थी? शंकर भैया हमारे साथ भी तो सकता था। शंकर भैया तो अब मुझे पहचानता भी नहीं, शायद याद भी नहीं होगा कि मैं उसकी बहन हूं। सुना तुमने, तुम्हारी बेटी किस हद तक जा सकती है? क्या उसे यह बात शोभा देती है? गायत्री ने चिढ़ करके बोला। तुम सब शांत हो जाओ, अनुषा को मैं समझा दूंगा। अनुषा बेटा, जाने से पहले शंकर ने मुझसे परमिशन ली है, मुझसे बात हुई है। उसने कहा है कि उसे लेखा के साथ इसलिए जाना है क्योंकि उसे चेन्नई जा करके अपनी बहन के पास 2 दिन रुकना है। अगर पहले नहीं जाता तो शादी में सही समय पर कैसे पहुंचता? लेखा के साथ चला गया तो क्या हुआ? यह तो खुशी की बात है, दोनों खुश हैं। दोनों को देख करके तुम्हें भी खुश होना चाहिए कि तुम भी तो निर्भय से प्यार करती हो। ऐसा तो लेखा भी कह सकती थी कि मेरा भाई अब मुझसे ज्यादा अनुषा से प्यार करने लगा है। उसे भी जलन हो सकती है, पर उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा। उसे तो बल्कि खुशी है। उसने तो अपनी मम्मी पापा से तुम दोनों की जल्दी शादी करने की रिक्वेस्ट की। यह बात मुझे आदित्य जी ने बताया। अनुषा के पापा ने उसे समझाने की भरपूर कोशिश की। लाड प्यार ने इतना बिगाड़ दिया उसे तुमने कि अब उसके दिमाग में यह बात बैठ ही नहीं सकती। शंकर ने भी इसे ज्यादा ही प्यार दिया, इसलिए शंकर किसी से प्यार करे यह बात भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। यह तो बिल्कुल बचपना है। गायत्री के मन की भड़ास निकली। कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली है इसकी, हमें छोड़ करके चली जाएगी, हमारा पूरा घर सूना हो जाएगा। अब तो गायत्री इससे ऐसी बातें मत सुनाओ, अच्छे से समझाने से सब समझ जाएगी। शंकर को लेकर के बचपन से थोड़ा ज्यादा पजेसिव है, इसलिए शायद उसे ऐसा लग रहा है। कहते कहते अनुषा के पापा भावुक हो गए और उनकी आंखें छलछला आई। पापा को भावुक देख करके अनुषा उनके पास आई तो पापा ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, अनुषा बेटा, एक बात कहना चाहूंगा तुमसे। ससुराल में जा करके कभी भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारा सिर नीचा हो जाए। शंकर तुम्हारा भाई है और भाई ही रहेगा, चाहे लेखा से उसकी शादी क्यों ना हो जाए। लेखा तुम्हारी ननद है, बड़ी ननद है और भाभी भी बनने वाली है। उसे कभी डिसरिस्पेक्ट मत करना। ननद के साथ वह दोस्त भी है। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तुम अच्छे से रहोगी तो बहुत प्यार मिलेगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना, इंसान अगर अपना सम्मान खुद ना करे तो कोई थाली में परोस करके नहीं देता है। सम्मान हमेशा अर्जित करना पड़ता है। पापा की बात सुन करके शार्दुल ने फिर कहा, जब शंकर भैया ने एंजेला से प्यार किया था तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था।
अनुषा दीदी, लेखा दीदी को लेकर के तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है? अनुषा अचानक बोल पड़ी, तब शंकर भैया अमेरिका में ही थे, हमारे आसपास, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि शंकर भैया हमें छोड़ करके दूर चला गया और हमें प्यार नहीं करता। अनुषा के पापा ने कहा, अब भी शंकर हमारे साथ है, हमें छोड़ करके कहीं नहीं गया है, हमें छोड़ करके तो तुम जा रही हो, इसलिए जाने से पहले मम्मा का दिल मत दुखाओ, वह बहुत दुखी है, तुम जा रही हो इसलिए कुछ दिनों से बस रोए जा रही है, तुम लोगों को आंसू नहीं दिखाती, मगर मुझे पता है कि उसको कितना दुख हो रहा है तुम्हारे जाने का। जाओ अपने मम्मा से सॉरी बोलो। मम्मा के बारे में सुन करके अनुषा को एहसास हुआ कि सचमुच वह मम्मा को छोड़ करके जा रही है। आज के दिन मम्मा को कम से कम इतनी कड़वी बात नहीं सुनानी थी। मम्मा की ओर देखा तो वह अभी भी रो रही हैं। वह मम्मा के करीब आकर के उनके गले लग गई और कहा, सॉरी मम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं चली जाऊंगी तो आप बहुत याद आओगी। अपनी बेटी का प्यार भरा स्पर्श पा करके कोई भी माँ कैसे दूर रह सकती है। गायत्री ने अपनी बेटी को बाहों में भरते हुए कहा, एक बात याद रखना बेटा, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, तुम जितना प्यार बांटोगी तुम्हें उतना ही ज्यादा प्यार मिलेगा। मेरी इस बात को पत्थर की लकीर समझ करके अमल करना बेटा, देखना जीवन खुशियों से भर जाएगा। जैसे अपने मम्मा पापा को रिस्पेक्ट करती हो वैसे ही अपने सास ससुर का रिस्पेक्ट करना, तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी। मम्मा की आंखों के आंसू पोंछते हुए अनुषा ने कहा, यस मम्मा, मैं आपकी बात हमेशा ध्यान रखूंगी, अपनी बेटी पर भरोसा करो, आपकी बेटी आप लोगों का सिर कभी झुकने नहीं देगी। बेटी की बात सुन करके गायत्री आंखों में आंसू लेकर के मुस्कुरा पड़ी तो अनुषा भी मुस्कुरा पड़ी। पास में खड़े शार्दुल और उसके पापा के ओंठों पर भी मुस्कुराहट खिल उठी। होटल ताज पैलेस में निर्भय और अनुषा की शादी की पार्टी रखी गई। शादी में आदित्य ने बड़े बड़े सभी बिजनेसमैन, जाने माने नेता एवं हायर ऑफिशियल्स को इनवाइट किया। लेखा और निर्भय के कहने पर आसपास के जितने अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम और महिला सुधार केंद्र थे, सब जगह के लोगों को नए कपड़े और शादी के दिन उनको एक टाइम का स्वादिष्ट भोजन कराने का मन बनाया। आदित्य ने बच्चों की भावना का कद्र किया और जैसा उन्होंने कहा वैसी ही व्यवस्था की। लेखा और निर्भय के साथ अब शंकर भी उनमें शामिल हो गया। निर्भय तो पापा के साथ शादी की तैयारी में व्यस्त था, इसलिए शंकर और लेखा ने मिलकर के सभी जगहों पर सुबह कपड़े बांटे और दोपहर का भोजन उन तक समय से पहुंच जाएगा, यह वादा करके आए। सब लोगों ने दोनों को बहुत दुआएं दी और नए कपड़े पा करके बहुत खुश हुए। उनके ओंठों पर खुशी देख करके लेखा और शंकर को जिस सुख की अनुभूति हुई आज तक नहीं हुई थी। लौटते समय खुश हो करके शंकर ने लेखा से कहा, तुमने और निर्भय ने मिलकर के जो किया वह बहुत सराहनीय काम है। नॉर्मली लोग इतना सोचते नहीं हैं। मुझे गर्व है कि तुमने और निर्भय ने इतनी बड़ी बात सोची। अमीर लोग तो अच्छे पकवान रोज खाते हैं, मगर इन बेचारे गरीबों का कम से कम एक दिन तो नसीब होगा अच्छा खाना। नए कपड़े पा करके उनके चेहरे पर जो खुशी की रौनक थी उससे मेरा अंतर मन अलौकित हो गया। दुनिया में बहुत अमीर लोग हैं, अगर सब लोग ऐसे ही सोचें तो सभी गरीबों के चेहरे पर ऐसी ही खुशियों की रौनक फैल जाएगी, कोई कभी भी भूखा नहीं रहेगा। काश यह सब कुछ सच हो पाता। एक लंबी सांस ली शंकर ने। इतना मत सोचो शंकर, जब जैसा बनेगा हम करेंगे, बस इतना मन में रखो, इतना मन में रखना कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा काम है। हम अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं और अपनी खुशी में इतना मशगूल रहते हैं कि कभी इन बेचारों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। फिजूल खर्ची इतना करते हैं मगर दो पैसे उनके लिए खर्च करना नहीं चाहते। असल में इन सब के लिए मानसिकता होनी चाहिए, एक अच्छी सोच होनी चाहिए। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच लेती हो, जानकर मुझे बहुत गर्व है तुम पर। सच्चे मायने में तुम मेरी सच्चा हमसफर हो। तुमसे आज मैंने बहुत कुछ सीखा लेखा। तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं कभी भी इन सब बातों के बारे में नहीं सोच पाता। इतना स्वार्थी हो करके रह जाता कि केवल अपने बारे में ही सोचता। तुम्हारे आने से पहले मैं वही
कर रहा था। शंकर, मुझे ऐसे बच्चों के लिए एक होम बनाना है जिसका नाम मैं अपना घर देना चाहती हूँ। यह मेरा सपना है। क्या आप मेरा सपना पूरा करने में मेरा साथ देंगे? ऑफ कोर्स, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं अगर इस काम में तुमसे कदम से कदम मिला करके चल सकूं तो खुद को भाग्यशाली समझूंगा। सही मायने में जीवन का कुछ अर्थ होगा। अपने स्वार्थ के लिए तो हर कोई जीता है, मगर इन बच्चों के लिए कौन सोचता है? मगर लेखा, इसके लिए तो बहुत फंड चाहिए। मैंने पापा से बात की है, पापा मुझे फंड देंगे और हम दोनों तो कमाएंगे, उसका 30% तो दे ही सकते हैं। मैं सही कह रही हूं ना शंकर? बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं लेखा। जीवन जीना सार्थक हो जाएगा अगर ऐसा कोई काम हम कर पाएं तो। खुश हो करके लेखा ने शंकर का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने आपका हाथ पकड़ करके कोई गलत निर्णय तो नहीं लिया। मुझे अपने निर्णय पर अब गर्व होता है। अमेरिका आना मेरी डेस्टिनी थी, तभी तो मुझे सूर्यांश से रिश्ता तोड़ते समय कोई अफसोस नहीं हुआ। सबके पीछे समय का हाथ है। समय ने ही मुझे उस समय हिम्मत दी, तभी तो मैं बोल्डली वह स्टेप ले पाई थी। अमेरिका नहीं जाती तो आपसे नहीं मिल पाती। आप ही मेरी डेस्टिनी हैं और आप ही मेरा निशे हैं। लेखा के हाथ का स्पर्श शंकर को रोमांचित बनाए दे रहा था, मगर वह कार ड्राइव कर रहा था, इसलिए खुद को कंट्रोल करके रखा। कस करके लेखा का हाथ पकड़ के रखा और एक हाथ से ड्राइव करने लगा तो लेखा ने टोका, इतनी ट्रैफिक में आप एक हाथ से ड्राइव कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए और अच्छे से ड्राइव करिए। यह इंडिया की ट्रैफिक है, रोड भी इंडिया की है, अमेरिका नहीं है जनाब। डोंट वरी, मैं अच्छे से ड्राइव कर रहा हूं, मेरा ध्यान ट्रैफिक की ओर ही है। तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे ड्राइव करने में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम में से सारे शक्ति मेरे अंदर समा रही है। बहानेबाजी करने में आप बहुत उस्ताद हैं और बातें करने में भी। पहले दिन जब आपसे मुलाकात हुई थी तब लगा आप बात ही नहीं करते। चेहरे पर मोटी ऐनक और उदास सा चेहरा। अब कौन कहेगा कि आप बात नहीं करते? कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। बातों में मैं आपसे हार जाती हूँ। अच्छा, अब से मैं तुम्हें हमेशा जीतने का मौका दूंगा। तुम्हारी जीत तो मेरी जीत है। जीत की जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर दिखती है उससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो और मेरे जीवन बगिया को महकाते रहो। कहा ना, आपसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। आपको खुश देख करके मुझे भी तो बहुत सुकून मिलता है। लेखा ने मुस्कुरा करके शंकर की ओर देखा तो शंकर ने भी मुस्कुरा करके उसकी आंखों में देखा और दूसरे ही क्षण पता चला कि कार आदित्य बिला के सामने पहुंच गई है। होटल ताज पैलेस में पार्टी का रंग जम चुका है। पार्टी पूरे शबाब पर है। निर्भय और अनुषा पार्टी में जैसा होता है सज धज करके ओंठों पर मुस्कान लिए कुर्सी पर अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं और सारे मेहमान आ करके उनको गिफ्ट दे रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। शंकर और लेखा दोनों एक साथ गेट पर खड़े हैं और साथ में अनुषा का भाई शार्दुल भी है। तीनों मिलकर के मेहमानों का वेलकम कर रहे हैं। जूही और आदित्य दूसरे काम में व्यस्त हैं, जहां पर खाने पीने की व्यवस्था हो रखी है। मेहमान की आओ भगत कर रहे हैं। अचानक लेखा ने उर्वशी आंटी, राघवेंद्र अंकल और उर्मी को आते हुए देखा। लेखा ने धीरे से शंकर के कान के पास आकर के कहा, सामने से जो लेडी आ रही है ना, वही है उर्वशी आंटी। कौन उर्वशी आंटी? आप भूल गए क्या? आपको मैंने बताया था ना उर्वशी आंटी कौन है। अरे निर्भय की मम्मा, मेरे पापा की एक्स वाइफ। उनके साथ राघवेंद्र अंकल उनके पति और बेटी उर्मी है। पास आने पर मैं आपका उनसे परिचय करा दूंगी। मम्मा ने बताया जिस दिन हम अनाथ आश्रम गए थे उस दिन उर्वशी आंटी सुबह आई थी हमारे घर हमसे मिलने के लिए, मगर मिल नहीं पाई। कोई बात नहीं, आज मिल लेंगे। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि उर्वशी सामने आ गई। लेखा ने हाथ जोड़ करके नमस्ते किया और उनका वेलकम किया। शंकर ने भी हाथ जोड़ करके नमस्ते किया तो उर्वशी ने कहा, आप शंकर हैं क्या? हाँ आंटी, आपने मुझे पहचान लिया कैसे? मुस्कुरा करके उर्वशी ने कहा, लेखा के साथ और कौन हो सकता है, मैंने आइडिया लगा लिया। यू आर वेरी वेलकम, यू आर वेरी लकी। तुम्हारी पसंद बहुत जबरदस्त है। ही इज द मोस्ट एलिजिबल लाइफ पार्टनर फॉर यू। लेखा की ओर देख करके उर्वशी ने कहा, थैंक यू आंटी, यू ऑलवेज वेलकम। लेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर राघवेंद्र जी से परिचय कराते हुए कहा, ये है राघवेंद्र अंकल और
उनके साथ में उनकी बेटी उर्मी। अंकल यह हैं शंकर। राघवेंद्र ने जानबूझ करके मजाक करते हुए कहा। शंकर तुम्हारे कौन हैं? प्रश्न सुन करके लेखा शर्मा गई। आप उर्वशी आंटी से पूछ लीजिएगा अंकल, वही अच्छे से बता पाएंगे। हाँ हाँ करके हंसते हुए राघवेंद्र ने कहा। शंकर तुम्हारे मंगेतर हैं, मुझे पता है, उर्वशी ने सब बताया मुझे। फिर शंकर की ओर मुखातिब होकर के राघवेंद्र ने कहा, शंकर आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लेखा की राइट चॉइस हैं। लेखा इज वाइज एंड इंटेलेक्चुअल एंड ब्यूटीफुल आल्सो। लेखा और शंकर दोनों ने एक साथ कहा, थैंक यू वेरी मच अंकल, शादी में आपका वेलकम है। तीनों वहीं चले गए जहां पर सारे मेहमान एकत्र हुए हैं, जहां आदित्य और जूही भी सबके साथ हैं। गाने की आवाज जोर जोर से आ रही है, इसलिए बातें भी स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही हैं। फिर भी लोग बातें कर रहे हैं, जिसकी आवाज चारों ओर गूंज रही है, जैसा किसी शादी की पार्टी में होता है। मेहमान आते जा रहे हैं, मगर शार्दुल बेचैन हो रहा है एक बात पूछने के लिए। जब थोड़ा सा मौका मिला तो उसने लेखा के पास आकर के पूछा, उर्वशी आंटी के साथ जो लड़की है उसका नाम क्या है दीदी? लेखा ने हंस करके कहा, क्यों तुम्हें नाम से क्या करना है? बताओ ना दीदी क्या नाम है? इतने में कोई मेहमान आ गया तो लेखा मेहमानों का वेलकम करने में लग गई और शार्दुल की बात अधूरी रह गई। नाम जाने बिना शार्दुल को चैन नहीं पड़ रहा है। उसने फिर पूछा, दीदी बताओ ना प्लीज, उस लड़की का नाम क्या है? अरे बाबा उसका नाम उर्मी है। और आंटी कौन है? सारी बातें तुम्हें आज ही जानना है क्या शार्दुल? देख रहे हो मेहमान आ रहे हैं, उनका वेलकम करना है। शंकर भैया कर लेंगे मेहमानों का वेलकम। बताओ ना दीदी कौन है? आंटी। आंटी हैं और कौन है? नहीं दीदी, कुछ तो बात है जो तुम मुझे बता ही नहीं रही हो, बताओ ना प्लीज। आंटी निर्भय की मम्मा हैं, मतलब असली मम्मा। अच्छा, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शार्दुल, यह बात पूछने की राइट जगह नहीं है, कल भी यह बात पूछी जा सकती है। अभी इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? अभी तो तुम कुछ दिन रहोगे इंडिया में, सारी बातें तुम्हें पता चल जाएगी। फिर तो उर्मी जीजा जी की बहन हुई, अर्थात मेरी रिश्तेदार। जम गई बात। जम गई बात मतलब यही कि रिश्तेदार होने के नाते मैं उर्मी से बात कर सकता हूँ। मैं जीजा जी का साला हूँ, यह परिचय दे सकता हूँ। मैं यही सोच रहा था कि कैसे उर्मी से बात की जाए, रास्ता सूझ गया। हंसते हुए लेखा ने कहा, क्या तुम्हें उर्मी पसंद आ गई? उस पर डोरे डालने का सोच रहे हो? उसकी माँ बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ करके हाथ में दे देगी। बहुत तेज तर्रार है, इकलौती बेटी है उनकी और अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली है। संभाल करके शार्दुल, ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट है। मुझे केवल उससे बात करनी है, रिश्तेदार होने के नाते बात तो कर ही सकता हूँ, इसमें क्या बुराई है? दोस्ती तो हो ही सकती है। कौन से कॉलेज में पढ़ती है? कॉलेज में नहीं, 12th की स्टूडेंट है, अगले साल कॉलेज जाने वाली है, मगर बिल्कुल कॉलेज गर्ल लग रही है। आज बन ठन करके लहंगा चोली पहन करके आई है, इसलिए बड़ी लग रही है, पर बहुत जच रही है। मैं जा रहा हूं अपना परिचय खुद देने के लिए। जाओ, पर सिर बचा करके। उर्मी भी काफी तेज तर्रार है, कहीं उसकी सैंडल और तुम्हारा सिर साथ साथ ना हो। लेखा मुंह दबा करके हंसने लगी। लेखा का मुंह दबा करके हंसते हुए देखा तो शंकर ने पूछा, क्या बात है लेखा, किस बात पर हंसी आ रही है? लेखा ने शार्दुल के बारे में सारी बातें धीरे धीरे शंकर को बताई तो शंकर जोर जोर से हंस पड़ा। गया काम से, अब इसे शहीद होने से कोई नहीं बचा सकता, खुद ईश्वर भी नहीं। शंकर की बात सुनकर के लेखा ने हंस करके कहा, फिर तो इतिहास रच देगा, इतिहास के पन्ने पर स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। हाँ, बहुत से नाम हैं, एक नाम और जुड़ जाएगा। मैं तो कहता हूँ जिंदगी जी ले बेटा, अभी से क्यों शहीद होना चाहता है? क्या मतलब आपका? प्यार करने से इंसान जिंदगी नहीं जीता है क्या? जीता है, मगर जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। पहले केवल अपने लिए जीते हैं और बाद में किसी और के लिए जीते हैं। ऐसा केवल लड़कों के साथ में नहीं, लड़कियों के साथ भी होता है। हाँ, मैं मानता हूँ दोनों के साथ होता है, मगर इस जिंदगी में भी एक अलग मजा है। शंकर ने प्यार भरी नजर से लेखा की ओर देखा तो उन आंखों में अथाह प्यार देख करके लेखा ने शंकर का हाथ कस करके पकड़ लिया और कहा, शंकर, लगता
लगता है सारे मेहमान आ चुके हैं, कुछ रह भी गए होंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे। चलो हम भी उर्मी और शार्दुल के पास चलते हैं, दूर खड़े होकर के थोड़ा उनका तमाशा देखते हैं। बच्चों के साथ भी बच्ची बनना है क्या? तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। आखिर मेरा छोटा भाई है, बच्चा है, अभी अभी कॉलेज गया है, उसकी उम्र है, अपने मन की करने दो। वैसे भी आज शादी की रात है, इस रात को तो इतना उसका हक बनता है। आखिर जीजा जी की साली है, रिश्ता तो कोई है, वो भी मजाक वाला रिश्ता। मुस्कुराते हुए शंकर निर्भय के पास चला गया। लेखा उर्मी और शार्दुल के पीछे चुपचाप खड़ी हो गई उनकी बातें सुनने के लिए। शार्दुल उर्मी के पास पहुंचा, मगर बात शुरू कैसे करेगा इसी पसोपेश में है। उर्मी की कुछ सहेलियां आई हुई हैं, वह उनसे हंस हंस करके खुश हो करके बात कर रही है और शार्दुल एक मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही उर्मी से खुद का परिचय खुद कराएगा। शार्दुल इस इंतजार में है कि उर्मी एक बार पलट करके उसकी ओर देखे तो सही। उर्मी अपनी सहेलियों के साथ बात करने में मस्त मगन है। पीछे कौन खड़ा है या खड़ी है इसका उसे ध्यान नहीं है, और भीड़ में इतने लोगों के बीच ध्यान रखना भी मुश्किल है। उसके पीछे शार्दुल खड़ा है और शार्दुल के पीछे लेखा खड़ी है, यह भी उसने नहीं देखा। शार्दुल को तो उर्मी ठीक से पहचानती ही नहीं। गेट पर एक झलक देखा था मगर बात नहीं हुई थी। हंसते हुए उर्मी की एक सहेली ने कहा, आज तू कितनी ब्यूटीफुल एंड हॉट लग रही है उर्मी, लड़के देखेंगे तो फिदा हो जाएंगे। रेड कलर के इस लहंगे चोली में गजब ढा रही है तू, और तेरा प्लेटिनम विद डायमंड का सेट तो तेरी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। कितने का होगा यह सेट? उर्मी ने इतराते हुए आंखें मटका करके कहा, आई डोंट नो, एक्चुअली मॉम गिफ्टेड फॉर टुडेज वेडिंग पार्टी। कीमत पूछने पर माँ मुझे डांट देती हैं, कहती हैं तुम्हें इन सब चीज़ों में उलझने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें जो पसंद है बता दिया करो, मिल जाएगा। ऐसे कई सेट्स हैं मेरे पास, अगर अलग अलग पार्टी में अलग अलग सेट पहन करके जाती हूँ, वरना माम को अच्छा नहीं लगता है। आखिर मेरी माम एक बड़ी बिजनेस वूमन है, उनकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है और धाक है। दूसरी सहेली ने कहा, तुम्हारी माम को कौन नहीं जानता है। अच्छा उर्मी, आज जिन लोगों की शादी हो रही है तुम्हारे क्या लगते हैं? हमारे रिश्तेदार हैं, वैसे भी रिश्तेदार नहीं होते तो भी बिजनेस वर्ल्ड के लोग हैं, इसलिए इनविटेशन तो मिल ही जाता। कैसा रिश्तेदार, मतलब कैसा रिश्ता है? मेरी माम का बेटा है निर्भय भैया, जिनकी शादी हो रही है। तीसरी सहेली ने आश्चर्य से आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, व्हाट, माम का बेटा? माम के बेटे की शादी हो रही है और उसमें इनविटेशन मिला है तुम लोगों को? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जरा क्लियर करके बताओगी? इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? माम की जब पहली शादी हुई थी तब बेटा हुआ था, बाद में माम ने डिवोर्स ले लिया और दूसरी शादी कर ली। आजकल तो ऐसी बातें अक्सर हुआ करती हैं, अपनी आंखें मटका करके कहा उर्मी ने। फिर तुम्हारे भैया के पापा ने दूसरी शादी कर ली क्या? कमान यार, दूसरी शादी नहीं करेंगे तो क्या सन्यासी बन जाएंगे क्या? निर्भय भैया के पापा ने उनसे दूसरी शादी कर ली, जिनसे लिव इन रिलेशनशिप में रहते समय एक बेटी पैदा हो गई थी, और यह बात बहुत बाद में पता चली। शादी तो अभी हुई है, उस बेटी का नाम है लेखा। लेखा दीदी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। सरप्राइज होते हुए एक सहेली ने कहा, आज की दुनिया में ऐसा भी होता है क्या? उर्मी ने फिर नॉर्मल तरीके से कहा, इसमें इतना सरप्राइज होने की क्या ज़रूरत है? लिव इन रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा तरीका है एक दूसरे को समझने का। बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो कोई बात नहीं, आगे चल करके मैं भी यही करने वाली हूँ। बाप रे, तेरे मॉम डैड परमिशन देंगे क्या? मेरी माम तो अभी से मुझे समझाने लगी हैं, किसी को समझे बिना कभी भी दोस्ती मत करना और शादी मत करना, वरना मेरी तरह पछताना पड़ेगा। तुम्हारी माम तो काफ़ी मॉडर्न ख्याल की हैं, पर मेरे मॉम डैड तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगे लिव इन रिलेशनशिप में रहने की। उर्मी ने हंसते हुए पूछा, एक बात बताना, तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है क्या? सहेली ने मुस्कुराते हुए शर्माते हुए कहा, हाँ एक लड़का है स्कूल में, मेरा क्लास फ्रेंड है, हम दोनों में अच्छी पक्की दोस्ती है। कभी कभी हम दोनों मूवी देखने जाते हैं, मॉल घूमने जाते हैं। तुम्हारे मॉम डैड जानते हैं क्या?
हर बात मॉम डैड को बताने की ज़रूरत क्या है? अब मूवी देखने जाती हो तो मॉम डैड पूछते नहीं है क्या? पूछते हैं तो कह देती हूँ सहेली के साथ जा रही हूँ, मेरे पीछे जासूसी करने थोड़ी आते हैं। सहेली ने उर्मी से पूछा, तुम बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? आंखें मटका करके उर्मी ने कहा, अभी तक तो नहीं है, बट एक लड़का है जो मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। हिम्मत नहीं कर पाता कुछ कहने की, क्योंकि उसे पता है मैं बड़ी बिजनेस वूमन उर्वशी कपूर की बेटी हूँ। पीछे से उर्मी की बातें सुनकर के शार्दुल के चेहरे पर खुशी की रौनक छा गई। वह मन ही मन सोचने लगा, चलो सब कुछ सेफ है। इस लड़की का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पूरा चांस है, इसलिए मौका देख करके बात करनी पड़ेगी। पर इन लोगों की बातें तो खत्म ही नहीं हो रही हैं, बातें करूं तो कैसे? शार्दुल के पीछे खड़ी होकर के लेखा भी लड़कियों की बातें सुन रही थी। शार्दुल को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि उसके पीछे लेखा खड़ी है। भनक लगती भी कैसे, उसके मन में उर्मी से बात करने की बेसब्री और हलचल मची हुई है। बातों के विषय के बारे में सोच करके लेखा को बहुत अफसोस हो रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है। टीन एज होते ही इनके डिस्कशन का सबसे इम्पॉर्टेंट विषय होता है किसका बॉयफ्रेंड है, किसकी गर्लफ्रेंड है, कौन बिल्कुल सिंगल है, कौन किसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। जैसे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। सब बड़े माँ बाप की बेटियां हैं, बेटे हैं, इनको अपने भविष्य का ले करके कोई योजना तो है ही नहीं। सब कुछ माँ बाप का दिया हुआ है। लाइफ में स्ट्रगल नाम का कोई शब्द इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। जीवन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना और उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना ही इनका सबसे बड़ा ध्येय होता है। दुनिया किस दिशा की ओर जा रही है पता नहीं। इनकी जनरेशन का दोष देने से क्या फ़ायदा? हमारी जनरेशन में भी तो हमने ऐसा ही देखा है। मैं भी तो यही गलती करने जा रही थी और मम्मा ने भी यही गलती की थी। सब विदेशी कल्चर का ही अनुकरण करने में लगे हुए हैं। अपनी सभ्यता संस्कृति कितनी बेशकीमती और हेल्दी है, इस बारे में किसी को सोचने की फुर्सत ही नहीं है। इंजॉय शब्द लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे इसके बियॉन्ड लाइफ में कुछ है ही नहीं। लेखा को सब की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वह शंकर के पास चली गई। आई थी पीछे से शंकर और उर्मी की बातें सुन के मजे लूटने के लिए, मगर न्यू जनरेशन की बातें सुन करके मन खट्टा सा हो गया। देर किए बिना ही वह शंकर के पास चली गई, जो निर्भय और अनुषा के पास खड़ा होकर के बातें करने में मशगूल था। उर्मी की सहेलियों को भूख लगी है, इसलिए सब खाने के लिए जाने लगी, तो उर्मी ने भी उनके साथ साथ जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि उसके रास्ते में शार्दुल आकर के खड़ा हो गया। उर्मी के कदम अचानक रुक गए। उसने शार्दुल की ओर नजर उठा करके देखा और गुस्से में बिफर पड़ी। हु द हेल आर यू? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? कौन हो तुम? मिस उर्मी, आपने मुझे पहचाना नहीं? तुम किसी रियासत के प्रिंस हो क्या जो तुम्हें मैं पहचानूं और सारी दुनिया पहचाने? बिल्कुल सही पहचाना आपने, तभी तो एक प्रिंस प्रिंसेस ऑफ दिल्ली से बात कर रहा है, वरना साधारण किसी लड़के में इतनी हिम्मत कहाँ। अच्छा तो तुम प्रिंस हो? किस रियासत के प्रिंस हो? प्रिंस ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। तो तुम न्यूयॉर्क से आए हो, पर तुम्हें किसने इनवाइट किया? जिनकी शादी हो रही है उन्होंने इनवाइट किया है। शादी तो निर्भय भैया की हो रही है। निर्भय भैया तुम्हें कैसे जानते हैं? तुम्हारे निर्भय भैया मेरे जीजा जी हैं, और साथ में जो दुल्हन बैठी है वो मेरी दीदी अनुषा है। हम सपरिवार न्यूयॉर्क में रहते हैं। अब आई बात समझ में कि मैं कौन हूँ? शार्दुल मुस्कुराने लगा। पूरी बात सुन करके उर्मी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, इससे दोस्ती करनी चाहिए। जुलाई में मैं भी तो न्यूयॉर्क में सोशल साइंस का स्टडी करने जाने वाली हूँ, तब यही दोस्ती बहुत काम आएगी। वैसे भी ये अब मेरा रिलेटिव बन गया है। उर्मी कहीं खोई हुई है? देख करके शार्दुल ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, प्रिंसेस ऑफ दिल्ली, आप कहाँ खो गई? आपकी जुबान क्यों बंद हो गई? उर्मी जैसे अचानक नींद से जाग उठी। उसने आंखें मटका करके कहा, नहीं नहीं, मेरी जुबान बंद नहीं हुई, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी आप? यही कि तुम्हारे बात करने का स्टाइल बहुत पसंद आया, इसलिए दोस्ती करना चाहती हूँ। उर्मी ने हाथ बढ़ाया। शार्दुल को लगा कि खुशी के मारे उछल पड़ेगा, परंतु खुद को नियंत्रित करते हुए हाथ बढ़ाया
मुस्कुराया और कहा, तो आज हम दोनों दोस्त हुए। मिस उर्मी, आपसे एक बात पूछनी है। क्या पूछना चाहते हो? दिल्ली के किस कॉलेज में आप पढ़ती हैं? उर्मी मुंह में हाथ रख करके कहने लगी, कॉलेज? मैं कॉलेज गर्ल लग रही हूँ क्या? ऑफ कोर्स, आप में बहुत मैच्योरिटी है। ओ माय गॉड, मैंने तो इसी साल 12th का एग्ज़ाम दिया है। इसी जुलाई में न्यूयॉर्क सिटी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस में मुझे आगे की स्टडी करनी है। तुम मिल गए हो तो बहुत अच्छा होगा, मुझे हेल्प मिल जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई अपना अमेरिका में है, वरना पता नहीं नई कंट्री में कैसा लगता। उर्मी की बात सुनकर के शार्दुल का मन बल्लियों उछलने लगा। क्या कहा उर्मी ने? कोई अपना? पहले ही मुलाकात में मुझे अपना समझने लगी। मेरी तो बात बन गई और रात भी बन गई। शार्दुल की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए उर्मी ने कहा, कहाँ खो गए आप प्रिंस ऑफ न्यूयॉर्क सिटी? मेरी बात सुनकर के ही होश फाकता, कोई बात नहीं, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, आपकी मर्जी है, मेरी मदद करें या ना करें। सकपका करके शार्दुल ने कहा, नहीं नहीं, आप मुझ पर बोझ बिल्कुल नहीं हैं। वैसे आप जैसे खूबसूरत बोझ मुझे उठाना पसंद है। तुम मन ही मन बुदबुदा करके क्या कह रहे हो? जो भी कहना है स्पष्ट कहो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। एक तो चारों ओर से बहुत आवाज आ रही है, ऊपर से तुम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो। मैं कह रहा था आप खुद को बिल्कुल अकेली मत समझना, मैं हूं ना अमेरिका में, आपको जो भी मदद चाहिए मिल जाएगी। आप पहले हमारे घर में आकर के कुछ दिन रह सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपने मम्मी पापा से आपको मिला दूंगा। अगर छुट्टियों में आप हमारे घर आना चाहेंगी तो बिल्कुल आ सकती हैं। खुशी से आंखें मटकाते हुए उर्मी ने कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी। अंकल आंटी से भी मिलूंगी, तुम्हें भी अपने मॉम और डैड से मिला दूंगी। मॉम को पता चल जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगी। पहले तो मुझे अमेरिका भेजना ही नहीं चाह रही थी, कह रही थी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें अकेले भेजने में मुझे डर लगता है। पर अभी तो मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम जो हो मेरे साथ। यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स माई प्लेजर। आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि उर्वशी उर्मी को ढूंढते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। आते आते देखा उर्मी किसी लड़के से बात करने में मस्त मगन है। उसका मन सोच की गलियों में भटकने लगा, कौन है यह लड़का? दिखने में तो अच्छे घर का लग रहा है और हैंडसम भी है। इतनी क्या बात कर रही है उर्मी? जा करके देखती हूँ। उर्मी, तुम्हें मैं सब जगह ढूंढ रही हूँ और तुम इत्मीनान से यहाँ खड़ी होकर के बातें कर रही हो। कितनी रात हो गई है, डिनर नहीं करना है क्या? हमें फिर घर भी जाना है। और तुम्हारी सहेलियां कहाँ हैं? सब चली गई डिनर करने के लिए, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यह कौन है? शार्दुल की ओर देख करके उर्वशी ने पूछा। मैं बात कर रही थी मॉम, ये शार्दुल है, अनुषा भाभी का भाई। उर्वशी को शार्दुल ने हाथ जोड़ करके नमस्ते किया। शार्दुल को अच्छा लगा संस्कार देख करके। खुश हो करके उर्वशी ने कहा, ओ माई गॉड, तुम अमेरिकन हो करके भी हिंदुस्तानी संस्कार नहीं भूले। ग्रेट, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। लोग तो अमेरिका पढ़ने जाते हैं, उसी में हिंदुस्तानी सभ्यता भूल करके हाय हेलो करके रह जाते हैं। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अनुषा से मिल करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लड़की है। मॉम की बात सुन करके उर्मी खुश होते हुए चहक पड़ी। मॉम, शार्दुल ने मुझे अपने घर बुलाया है। जब मैं अमेरिका जाऊंगी तो पहले शार्दुल के घर जा करके रहूंगी। अब तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है ना मुझे लेकर के? तुम बहुत चिंता कर रही हो, मगर मुझे बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है अमेरिका में। अब मैं वहां पर अकेली नहीं रहूंगी। आई एम वेरी हैप्पी मॉम, मुझे इतना अच्छा दोस्त मिला। खुश होते हुए उर्वशी ने कहा, रियली शार्दुल? उर्मी पहले आपके घर जा करके रहेगी, या तो बहुत अच्छी बात हो गई। थैंक्स बेटा इतनी हेल्प करने के लिए। अब मैं निश्चिंत हो गई हूं कि मेरी उर्मी अमेरिका जा करके अच्छे से रहेगी। आपके मॉम डैड से भी मैं बात कर लूंगी इस बारे में। जी आंटी जी, शादी के बाद एक दिन आप निर्भय भैया के घर आना, तब आपसे मुलाकात करा देंगे। मम्मा पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे आपसे मिल करके। लेखा दीदी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया हमें, तब से आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। उर्मी के कारण मैं आपसे मिल पाया। थैंक्स उर्मी फॉर गिविंग मी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू बेटा, मुझे इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। कभी फुर्सत से पूछेंगे कि लेखा ने मेरे बारे में क्या क्या बताया। अभी चलो तुम लोग डिनर के लिए।
काफी रात हो गई है, भूख भी लगी होगी। उर्वशी डिनर के लिए चल पड़ी। शार्दुल की ओर देख करके उर्मी ने कहा, सॉरी शार्दुल, किस बात के लिए? तुम्हें बिना पहचाने मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए। आई डिडंट माइंड। ऐसा अक्सर होता है, तुम्हें भी तो कुछ पता नहीं। मैंने आकर के अचानक बात की तो ऐसी गलती हो ही जाती है। शार्दुल ने एक स्माइल दी। उर्मी ने भी स्माइल दे करके कहा, लेट्स गो फॉर डिनर। निर्भय और अनुषा की शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद जूही और आदित्य शंकर और लेखा की इंगेजमेंट की तैयारी करने लगे। दोनों की इंगेजमेंट के बाद अनुषा और निर्भय हनीमून के लिए निकल जाएंगे। वैसे तो निर्भय को स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा थी, मगर अनुषा इंडिया देखना चाहती है, इसलिए दोनों ने पहले गोवा उसके बाद जम्मू कश्मीर जाने की प्लानिंग की है। इधर इंगेजमेंट के बाद जूही, आदित्य और लेखा के साथ शंकर ने जम्मू कश्मीर की वादियों में घूमने की इच्छा जाहिर की। शंकर ने इच्छा जाहिर की तो उसकी इच्छा का सम्मान करना आदित्य का काम है, इसलिए आदित्य ने भी पूरी प्लानिंग कर ली जम्मू कश्मीर जाने की। अनुषा ने जब यह बात सुनी तो शिकायत के लहजे में निर्भय से कहा, हम भी तो जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं और सुना है मम्मी पापा, लेखा और शंकर भैया ने भी जम्मू कश्मीर जाने की प्लानिंग बनाई है, तुम्हें पता है निर्भय? निर्भय ने बड़ी सहजता से कहा, हाँ पता है, मैंने ही तो शंकर को कहा था एक बार जम्मू कश्मीर घूम के देखो, सुंदर वादियों में, सेब की बागों में घूमने में बहुत मजा आएगा। वैसे तो उसने अमेरिका में बहुत देखे हैं सेब के बाग, मगर इंडिया की बात ही कुछ और है। नाराज होते हुए अनिशा ने कहा, तुमने इतनी सारी प्लानिंग कर ली और मुझे कुछ भी नहीं पता। पर एक बात बता देती हूँ निर्भय, मैं तुम्हारे साथ अकेली घूमना चाहती हूँ, मुझे उनकी कंपनी नहीं चाहिए। कोई कबाब में हड्डी बने तो मैं नहीं चाहती। कैसी बातें कर रही हो अनुषा, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और अपनी इन लॉज के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो। शंकर तुम्हारा भाई है, उसके बारे में कम से कम ऐसी बातें तो मत करो। तुम्हारा यह रवैया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम दोनों तो अकेले ही घूमेंगे, उनके जाने की डेट और हमारे जाने की डेट अलग है। एक साथ भी गए तो क्या, उसमें तो और ज्यादा मजा आएगा। पहली बार जिंदगी में यह मौका आया है कि हम सब मिल करके एक साथ घूमें। मगर जाने दो, जिंदगी ने फिर कभी मौका दिया तो देखेंगे। तुम्हारा दिल भी तो मैं दुखाना नहीं चाहता। हनीमून कभी परिवार के साथ नहीं मनाया जाता। तुम बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो निर्भय? तुम्हारी शादी हो गई, अब तो बड़े हो जाओ। और कब तक मम्मा की पल्लू में छुप करके बैठे रहोगे? अनुषा की बात सुन करके निर्भय ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, ठीक से बात करो अनुषा, मैं कोई मम्मा की पल्लू में छुप करके नहीं बैठता, मगर मैं मम्मा के बारे में इस तरह की बातें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू शुड रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर, माई ऑल फैमिली। निर्भय को गुस्से में देखा तो अनुषा को रियलाइज हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही बोल गई, इसलिए निर्भय के पास आकर के उसे मनाते हुए कहा, आई एम सॉरी निर्भय, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी। रियली मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अचानक बात मुंह से निकल गई। ऐसी बात मुंह से तभी निकलती है जब मन में ऐसी बात भरी हुई हो। तुम्हें अच्छे से पता है अनुषा, मैं मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और रेस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए उनके बारे में कोई भी कटु शब्द नहीं सुन सकता। अनुषा ने कान पकड़ते हुए निर्भय की ओर प्यार भरी नजरों से देख करके कहा, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है अनुषा, भूलना नहीं। किसी भी बात को लेकर के हमारे परिवार में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। तुम्हें अच्छे से पता है मम्मा पापा और लेखा ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है। मैं नहीं चाहता कि इनको फिर किसी तरह का दुख पहुंचे। उनको दुखी देख करके मैं कभी खुश नहीं रह सकता। निर्भय की बात सुन करके अनुषा मन ही मन सोचने लगी, है तो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन, फिर भी निर्भय को उन लोगों से इतना प्यार। अगर वह इस तरह उनसे इतना जुड़ाव रखेगा तो मेरी किसी भी बातों को अहमियत देगा क्या? क्या हुआ अनुषा, मेरी बातों का जवाब नहीं दिया? क्या सोच रही हो? हाँ हाँ कह तो दिया, आगे से कोई भी बात कहने से पहले सोचूंगी। आखिर वह तुम्हारे मम्मी पापा और बहन है, तुम्हारे कोई नहीं है क्या? है ना, सासू माँ, ससुर जी, ननद। जैसा तुम सोचोगी दुनिया वैसी ही नजर आएगी अनुषा। तुम सोचो तो सासू माँ, ससुर जी, ननद, और सोचो तो मम्मी पापा और बहन भी हो सकती हैं, फ्रेंड भी हो सकती हैं। तुम उनके लिए कितना सोचते हो निर्भय? उनके लिए इतना सोचोगे तो मेरे लिए कब सोचोगे? तुम्हारे लिए अलग से क्या सोचना, अब तुम हमारे परिवार की एक मेंबर हो। जैसे वे सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तुम भी इम्पोर्टेंट हो। सबकी अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी अहमियत है, इसलिए खुद की अहमियत बनाए रखने के लिए व्यवहार भी वैसा ही
करना पड़ेगा। मिलजुल करके चलना इस घर का दस्तूर है, तुम्हें भी दस्तूर निभाने की कोशिश करना पड़ेगा। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, कुछ समझाऊंगा भी नहीं। तुम अब छोटी नहीं हो जो तुम्हें समझाऊं, पहले से तुम्हें सब कुछ पता है। अब शादी के बाद अलग से क्या समझाना। चलो छोड़ो यह सब बातें, वक्त जैसा आएगा देखा जाएगा। अभी तो लेखा और शंकर की एंगेजमेंट की तैयारी करनी है, उसमें तुम्हारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अनुषा को देख करके निर्भय ने मुस्कुरा दिया तो अनुषा ने भी अनमना हो करके मुस्कुरा दी। अनुषा ने बात को संभालते हुए निर्भय से सॉरी तो कह दिया, मगर मन में लेखा के प्रति जो गुस्सा और जलन है उसे किसी भी तरह मिटा नहीं पा रही है। कारण है शंकर से लेखा को नजदीकी और शंकर का बदल जाना। अनुषा को लगता है शंकर बदल गया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, यह तो एक सोच है। लेखा से प्यार होने के बाद शंकर में बदलाव जरूर आया है, मगर वह बदलाव पॉजिटिव दिशा की ओर है। बदलाव आया है इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपनी बहन अनुषा से प्यार नहीं करता है, प्यार करता है, मगर पहले जैसा लाड दुलार नहीं करता है। वैसे भी अनुषा की शादी हो गई है, अनुषा बड़ी हो गई है। शादी होने के बाद थोड़ा सा बदलाव तो आता है जिंदगी में, जिसे न जाने क्यों अनुषा गलत समझ बैठी। अनुषा जिस तरह सोचती है उस तरह अगर लेखा सोचने लगी तो लेखा के मन में भी तो उसके प्रति जलन की भावना आ सकती है, मगर लेखा ने ऐसा कभी नहीं किया। लेखा ने उल्टा अनुषा और निर्भय की शादी जल्दी हो जाए इस पर जोर दिया और अपने मम्मा पापा को समझाया। आदित्य और जूही दोनों मिलकर के मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे। लिस्ट तो बहुत लंबी हुई, शहर के जाने माने लोगों को, बिजनेस वर्ल्ड के लोगों को, करीबी रिश्तेदारों को, सबको बुलाना है। आखिर आदित्य की प्यारी बेटी लेखा की एंगेजमेंट है। रूम में प्रवेश करते करते लेखा ने कहा, मम्मा पापा मैं आप दोनों को ही ढूंढ रही थी। मैं और शंकर माल जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग और बची हुई है। हम रात को डिनर वहीं से करके आएंगे, हमारे लिए इंतजार मत करना, आने में देर हो सकती है। वह तो ठीक है बेटा, लेकिन तुमसे पूछना था तुम्हें किसे किसे बुलाना है एंगेजमेंट में। तुम अपने फ्रेंड्स के नाम बताती तो अच्छा होता। लेखा की ओर देख करके आदित्य ने कहा, पापा मुझे आपसे कुछ कहना है इस एंगेजमेंट की पार्टी के बारे में। तुम्हारी जो भी इच्छा है कहो, तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी। हम कोई भी कमी नहीं रखना चाहते। पापा मेरी बात सुन करके आप नाराज मत होना। मैं नहीं चाहती कि एंगेजमेंट पार्टी में सभी लोगों को बुलाया जाए। मैं एंगेजमेंट पार्टी अपने करीबी लोगों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। पर बेटा ऐसा अच्छा लगेगा क्या? लोग सोचेंगे बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की और बेटी की सगाई में कंजूसी कर दी, और फिर अनुषा के मम्मी पापा और शंकर भी क्या सोचेंगे? उन्हें बुरा लगेगा तो? मैं कुछ नहीं सोचूंगा अंकल, और जहां तक मुझे मालूम है मामा मामी भी कुछ नहीं सोचेंगे। उन लोग बहुत सुलझे हुए विचार के हैं। सगाई हमारी है तो हमारे हिसाब से ही होनी चाहिए। मैं भी नहीं चाहता कि सगाई की पार्टी बहुत बड़ी हो। लेखा और मेरी दोनों की एक ही मर्जी है। शंकर ने अपनी राय सुना दी, लेकिन मेरा मन तो नहीं मानेगा शंकर बेटा। मैं लेखा की सगाई इतने सादे तरीके से कैसे करूं? थोड़ा सा दुखी हो गया आदित्य। हाँ शंकर बेटा, हमारी एक ही तो बेटी है, उसकी सगाई भी इतनी फीकी हो हम नहीं चाहते। हमारे मन की इच्छा भी तो पूरी होनी चाहिए। बीच में जूही ने अपनी इच्छा बता दी। मम्मा अपनी इच्छा भी पूरी कर लेना, जब मेरी शादी होगी तब मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगी, मगर अभी मैं बहुत बड़ी पार्टी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ बहुत ही करीबी लोगों के साथ यह पार्टी हो, ताकि हम पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर सकें। पापा रहा सवाल लोगों के सोचने का, तो लोगों की सोच का मुझे परवाह नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए। आप जो भी करो, जितना भी करो, लोगों को जो सोचना है सोचेंगे और जो कहना है कहेंगे। आपको वह गाना याद है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेखा पापा की ओर देख करके मुस्कुरा पड़ी तो आदित्य भी मुस्कुरा पड़ा और कहा, ठीक है जैसा तुम दोनों चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो मैं भी उसी में खुश हूँ। तुम दोनों की खुशी से बढ़ करके कुछ नहीं है। बट एक बात कह देता हूँ, शादी के समय जी खोल करके एंजॉय करूँगा, तब मुझे
कुछ मत कहना, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। आदित्य हंस पड़ा। बिल्कुल करना पापा, आपको जिसमें खुशी मिलती है मुझे भी तो उसी में खुशी है। आपको ऐसे ही हंसते देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, दिल बिल्कुल खुशी से भर जाता है। पर इस बार आप उदास मत होना, पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन नहीं हो रहा है बहुत बड़ी पार्टी करने का। मैंने और शंकर ने मिल करके यही तय किया है कि छोटी सी पार्टी करेंगे अपने लोगों के बीच में और रात भर खूब मस्ती धूम धड़ाका करेंगे। अभी तो अनुषा भी हमारे साथ है इसलिए और ज्यादा मजा आएगा। अनुषा अब तुम्हारी भाभी हो गई लेखा, भाभी कहना पड़ेगा। जूही ने लेखा को टोका। पुराने जमाने में ऐसा होता था मम्मा, अब मॉडर्न जमाना है। वैसे भी अनुषा मेरी फ्रेंड, पहले बाद में भाभी। ड्राइंग रूम की ओर आते आते अनुषा और निर्भय के कानों में लेखा की बात पड़ी तो निर्भय ने धीरे से अनुषा से कहा, सुना तुमने अनुषा, लेखा तुम्हें लेकर के क्या सोचती है? लेखा को मैं बचपन से जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। लेखा तुमसे बहुत प्यार करती है मगर तुम उसे गलत समझती हो। लेखा को अपनी फ्रेंड समझ करके चलती रहोगी तो खुश रहोगी। निर्भय की बात सुन करके अनुषा ने निर्भय की ओर देख करके धीरे से कहा, सुनी है मगर मुंह में जो बात है मन में भी वही भावना हो जरूरी तो नहीं है। तुम अपनी जैसी क्यों सोचती हो सबको? क्या कहा अपनी जैसी? मतलब मेरे मन में कुछ है और मुंह में कुछ है, यही कहना चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तुम ही सोच करके देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अनुषा मन ही मन सोचने लगी, निर्भय गलत भी नहीं कह रहा है। मैं ऊपर से लेखा को दिखाती हूँ कि मैं उसे बहुत चाहती हूँ मगर सचमुच क्या मन से उसे मैं चाहती हूँ? नहीं चाहूंगी भी कैसे? निर्भय मम्मी पापा सबको तो अपने प्यार के जाल में फंसा करके रखा है उसने और मुझसे मेरे शंकर भैया को भी छीन लिया। शंकर भैया बहुत बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। अनुषा वहीं वहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बेटा? आओ आओ इधर आओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हारी ननद की सगाई है, तुम नहीं रहोगी तो काम कैसे चलेगा? तुम्हारी ननद चाहती है कि पार्टी करीबी लोगों के साथ हो, इसलिए हमने दूसरों को बुलाने का इरादा छोड़ दिया। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। आदित्य ने मुस्कुरा करके अनुषा से कहा, मेरी क्या इच्छा होगी पापा? लेखा तो खुद ही समझदार है और शंकर भैया की भी यही मर्जी होगी जो लेखा की है। क्यों शंकर भैया, मैंने ठीक कहा ना? शंकर की ओर तिरछी नजर से देख करके मुस्कुराई अनुषा। बिल्कुल हम दोनों की यही मर्जी है अनुषा, शंकर ने मुस्कुरा करके कहा। क्यों नहीं होगा शंकर भैया, अब तो लेखा ही आपके जिंदगी का सब कुछ है, मैं तो जैसे कुछ भी नहीं। एक बार मुझसे तो पूछा ही नहीं कि पार्टी कैसी होनी चाहिए, मेरी क्या पसंद है। ठीक है आप करो अपने मन की, मैं भी अपने मन का ही करूंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मन ही मन बुदबुदाने लगी अनुषा। तुम कुछ कह रही थी अनुषा? शंकर ने पूछा। हाँ नहीं कुछ नहीं। क्यों नहीं शंकर भैया, जब दोनों हम सफर बनने जा रहे हैं तो पसंद भी एक सी होनी चाहिए, यही दुनिया का दस्तूर है। तुम्हारा अभी शादी हो गई है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ रही है। हाँ रिस्पेक्टेड ब्रो, आ रही है समझ में, अनुषा ने शंकर की ओर देख करके कहा। अनुषा ने हाँ तो कह दिया, फिर सोच की दुनिया में विचरण करने लगी। जिसको देखो उसको लेखा की मर्जी की पड़ी हुई है, सबकी जुबान पर लेखा लेखा और लेखा। इस घर में लेखा शब्द चारों ओर गूंजता है, लेखा के अलावा किसी को कुछ समझ में नहीं आता। मैं इस घर की बहू हो करके आई हूँ, फिर भी मेरी मर्जी पूछे बिना ही लेखा की सगाई की पार्टी कैसे होगी तय कर ली। ठीक है अभी मैं नई दुल्हन हूँ, मेरा वक्त आने दो, मैं भी लेखा का नाम इस घर से मिटा करके दम लूंगी। यह नाम अब मेरे कानों में गर्म शीशे के जैसे लग रहा है, इस शब्द से मुझे नफरत होने लगी है। पता नहीं कब तक झेल पाऊंगी इस शब्द को, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। अनुषा की बात करने का ढंग देख करके वहां पर बैठे सब लोग थोड़ा सा सरप्राइज हुए। जूही मन ही मन सोचने लगी, अभी तो शादी हुई है मगर हम लोगों के सामने अपने भाई से टोनिंग वे में बात कर रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की को अपने भाई से क्या प्रॉब्लम है। अब तक लेखा खामोश थी, उन लोगों को देर हो रही है इसलिए उसने कहा, मम्मा पापा हम दोनों निकल रहे हैं, आकर के आपको बता देंगे कि किसको किसको बुलाना है। शंकर चलो अब हम चलते हैं। हाँ लेखा चलो, अब और देर नहीं करना है। निर्भय अनुषा हम लोग थोड़ा माल जा रहे हैं, आकर के मिलते हैं। शंकर और लेखा दोनों निकल गए। दोनों को जाते हुए देख करके जलन के मारे अनुषा को लेखा पर इतना गुस्सा आया, मन ही मन बुदबुदाने लगी। देखा शंकर भैया लेखा के साथ कैसे निकल गया, ऐसा लगता है जैसे मुझे पहचानता ही नहीं। पता नहीं यह लड़की क्या जादू जानती है, सबको अपने जादू से बस में कर रखा है। इस लड़की का नाम तो मैं चोपड़ा बिला से मिटा करके ही रहूंगी। लेखा और शंकर की सगाई की रस्में बहुत ही सादे तरीके से संपन्न करने के लिए केवल कुछ करीबी लोगों को बुलाया गया।
उर्वशी की फैमिली, लेखा की 2 सहेलियां, निर्भय के 2 दोस्त और आदित्य के 2-3 दोस्त, और साथ में थे अनुषा के मम्मी पापा और भाई शार्दुल। बहुत कम लोग थे मगर मस्ती हंसी मजाक रात के 4 बजे तक चलता रहा। निर्भय, अनुषा, लेखा, शंकर, शार्दुल और उर्मी और दोस्तों ने मिल करके खूब डांस किए। बच्चों ने अपने मम्मी पापा को भी नचा दिया। साथ में लेखा और निर्भय ने अपनी दादी और नानी को भी नचा दिया। कुल मिलाकर के पार्टी का आनंद सब ने मिलजुल करके उठाया। सब इस तरह से घुल मिल गए थे जैसे एक ही परिवार के मेंबर हों। अनुषा के मम्मी पापा को तो लेखा और उसका परिवार इतना पसंद है कि सबके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा है। इन सब के बीच में एक के मन में खुशी नहीं है मगर खुशी होने की कोशिश कर रही है, वह है अनुषा। निर्भय को अनुषा का यह अजीब सा व्यवहार बुरा लग रहा है मगर कुछ नहीं कहा। लेखा को तो अनुषा के मन में पल रही उसके प्रति जलन की भावना का थोड़ा बहुत अंदाजा है मगर बात इस हद तक बढ़ गई है यह पता नहीं है। वह तो सबके साथ और शंकर के साथ पार्टी एंजॉय करने में लगी हुई है। धीरे धीरे सब दोस्त और उर्वशी की फैमिली अपने अपने घर चले गए क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। बचे आदित्य की फैमिली और अनुषा के मम्मी पापा और भाई। सब लोग थोड़ी देर खामोश बैठे हैं क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं और सबको नींद भी आ रही है। सबके बीच में अचानक अनुषा की मम्मी गायत्री ने जूही की ओर देख करके कहा, परसों हमें जाना है परंतु आप लोगों को छोड़ करके जाने का मन नहीं कर रहा है। आप लोगों से इतना अपनापन मिला जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हमने अनुषा को आपको दे दिया मगर बदले में हमें लेखा जैसी बेटी मिली। अब अनुषा की कमी कम खलेगी। आपकी बात सुन करके मैं निश्चिंत हो गई। लेखा को लेकर के मैं काफ़ी चिंतित थी, मेरी चिंता दूर हो गई। लेखा को अपने जीवन में इतने अच्छे लोग मिलेंगे कभी सोचा ही नहीं था। आपका शंकर तो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, जूही ने खुश हो करके कहा। इतनी देर बैठे बैठे अपनी मम्मी और सासू माँ की बात सुन करके अनुषा के चेहरे पर अजीब सा भाव उभर आया। लेखा के बारे में कोई इतनी तारीफ करे यह अनुषा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए अचानक बोल पड़ी, हाँ अब तो मेरी याद आपको आएगी नहीं मम्मा, आपको लेखा जैसी डॉटर इन लॉ जो मिल रही है। जूही की ओर देख करके गायत्री ने कहा, सुनी मेरी बेटी की बात, आपने अब आपकी बहू है, आप ही समझाइए। अभी अभी शादी हुई है, आप लोगों को छोड़ करके रहना है। थोड़ा सा इमोशनल हो रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आपकी बेटी बहुत समझदार है, वैसे भी आजकल की लड़कियां काफी समझदार और इंडिपेंडेंट होती हैं। जूही ने बात संभाली। इतनी देर शंकर खामोशी से सबकी बातें सुन करके कहा, आप लोग परसों जा रहे हैं मामी, तो मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ मगर मैंने पहले से ही टिकट बुक कर लिया। मुझे जम्मू कश्मीर को टूर के बाद निकलना है। लेखा भी मेरे साथ जा रही है। मैंने लेखा से कहा था कि कुछ दिन ठहरने के लिए मगर वह जाना चाहती है, जा करके पीएचडी का पेंडिंग काम कंप्लीट करना है। शंकर की बात सुन करके अनुषा अपने आप को रोक नहीं पाई, तुरंत बोल पड़ी, शंकर भैया तुमने पहले से ही टिकट बुक करा लिया, बिना जाने की मम्मा पापा कब जा रहे हैं, अब क्यों बहाना कर रहे हो? क्यों नहीं कहते तुम्हें लेखा के साथ घूमना है, फिर उसके साथ ही जाना है। अब तुम्हें हमारा साथ क्यों अच्छा लगेगा? अनुषा के पापा वेंकटेश ने अनुषा को टोका। दोनों एक साथ जा रहे हैं, इसमें क्या बुराई है बेटा? अब तो दोनों की जिंदगी का पूरा सफर तय करना है। इंडिया में अमेरिका का सफर तो छोटा सा है। तुम्हें किसने कह दिया शंकर को हमारा साथ अच्छा नहीं लगता? पापा, शंकर भैया को अगर हमारा साथ अच्छा लगता तो शंकर भैया आपके साथ भी जा सकते थे। आते समय भी लेखा के साथ आया और जाना भी उसके साथ ही है। शंकर भैया आपके साथ निकल जाता और लेखा कुछ दिन यहाँ पर रह जाती तो क्या होता? ये तो अभी तक लेखा का अपना ही घर है। अनुषा की बात निर्भय बोल पड़ा, अभी तक अपना घर है मतलब शादी के बाद उसका घर नहीं रहेगा क्या? मैं यह कहना चाहती थी कि इस घर को उसे छोड़ करके तो जाना ही पड़ेगा। आखिर मैं भी तो अपना घर छोड़ करके आई हूँ। शादी हो गई तो तुम घर छोड़ करके आई हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब तुम्हारा नहीं है, तुम फिर कभी जाओगी ही नहीं। इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? ऐसी खुशी के मौके पर कुछ पॉजिटिव बातें करो अनुषा, ताकि सब लोग खुश हो जाएं। निर्भय ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा। पापा को भी मेरी बात बुरी लगी और तुम्हें भी लग रही है? थोड़ा सा नाराज होते हुए अनुषा ने कहा। तुम बात ही ऐसा कर रही हो अनुषा, समझ में नहीं आता कि तुम एकदम से ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो।
क्या हो गया तुम्हें? लेखा तो चुपचाप बैठी है, वह तो कुछ बोल भी नहीं रही है, बस तुम ही बोले जा रही हो, जबकि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम इस परिवार के लोगों को अभी तक नहीं समझ पाई। पहले इनको अच्छे से समझो, फिर बातें करो। तुम एक एजुकेटेड लड़की हो, तुम्हें हमने ऐसी शिक्षा तो नहीं दी, फिर यह सब बातें तुमने कहाँ से सीखी? लेखा तुम्हारी ननद है, उससे तुम्हें इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बातों से सब लोग दुखी हैं, सब चुपचाप बैठे हैं। एक साथ दो दो खुशियां आई जीवन में, इस खुशी के मौके पर कहाँ सब लोग खुशी से हंसेंगे, बोलेंगे? तुम्हारी बातें सुन करके सबका चेहरा उदास हो गया। अनुषा की माँ गायत्री अपनी बेटी के व्यवहार से बहुत दुखी होकर के इतनी बातें की। गायत्री की बात सुन करके लेखा ने धीरे से कहा, अनुषा को मत डांटिए आंटी, उसकी नई नई शादी हुई है, नए माहौल में अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई, धीरे धीरे सब एडजस्ट कर लेगी। मैं उसे समझाऊंगी। मैं क्या छोटी सी बच्ची हूँ लेखा, जो तुम मुझे समझाओगी? सब कुछ तुम्हारे कारण ही तो हो रहा है। गुस्से में फिर अनुषा बोल पड़ी, लेखा के कारण सब कुछ हो रहा है, कहने का क्या मतलब है अनुषा? लेखा ने क्या किया? उसने तो तुम्हारी शादी में बहुत मदद की, बहुत खुश होकर के एंजॉय किया, और आज तुम उसके एंगेजमेंट पर सबको दुखी कर रही हो और उसे भी बातें सुना रही हो। निर्भय भी थोड़ा गुस्सा हो गया। लेखा, शंकर भैया को मम्मा पापा के साथ जाने देती तो क्या हो जाता? वह कुछ दिन के बाद जाती तो कुछ बिगड़ जाता क्या? अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाती, मैं कुछ दिन बाद चली जाऊंगी। शंकर चले जाएंगे अंकल आंटी के साथ। अब तो तुम खुश हो ना? तुम खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। अनुषा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तो खुशी मनाने का दिन है। अभी से तुम इन सब बातों में क्यों उलझ रही हो? इन सब बातों को हमें सुलझाने दो। लेखा ने अपनी बातों से अनुषा को खुश करना चाहा। लेखा की बात सुन करके शंकर बोल पड़ा, तुम क्यों नहीं जाओगी लेखा? वहाँ पर तुम्हारे जो काम पेंडिंग है वो भी तो करना है, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। तुम जाओगी और मेरे साथ ही जाओगी। अनुषा अभी बच्ची नहीं है, उसकी शादी हो गई है, उसने भी निर्भय से प्यार किया है। उसे इस तरह से बच्चों के जैसे बातें नहीं करनी चाहिए। शंकर भैया, लेखा से तुमने प्यार किया है, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि तुम हमें भूल जाओगे, हमारा साथ छोड़ देगे, हमारा साथ छोड़ दोगे। मैं देख रही हूँ कि तुम हमसे दूर चले जा रहे हो। अब तुम्हें हमारे साथ की जरूरत नहीं है। लेखा जो मिल गई, मन की बात अनुषा की जुबान पर आ गई। मैं दूर चला गया, यह तुमने कैसे कह दिया? मुझे जिंदगी भर तुम लोगों के साथ की जरूरत पड़ेगी। तुम लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? मैं लेखा के साथ अमेरिका जा रहा हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया या भूल गया। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे अनुषा। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार लड़की समझता था, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। बेकार में लेखा पर इल्जाम लगा रही हो। लेखा ने मुझे साथ चलने के लिए नहीं कहा, मैंने खुद कहा लेखा को मेरे साथ चलने के लिए। दुखी होकर के शंकर ने सारी बातें कही। शंकर की बात सुन करके अनुषा रोने लगी, तो रो रो करके कहने लगी, शंकर भैया अब तुम्हें मेरी सब बातें बुरी लगती हैं, तुम बदल गए हो शंकर भैया। अनुषा, यह बातें लेखा भी तो कह सकती है, वह भी तो कह सकती है कि निर्भय बदल गया है, मगर उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वह बहुत समझदार लड़की है। बी मैच्योर अनुषा, ऐसा करके तुम सबके साथ मिल करके कैसे रहोगी? शंकर ने फिर अनुषा को समझाया। रहने दो शंकर भैया, इस लड़की को समझाने से कोई फायदा नहीं, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है, कहाँ पर कैसे बात करनी है इतनी भी समझ नहीं है इसमें। हमारा नाम डुबो करके ही इसको चैन मिलेगा। अनुषा के मन में ऐसी जलन की भावना पल रही है लेखा को लेकर के, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो सोचा था शंकर दोबारा जिंदगी को लेकर के सोच रहा है तो ये खुश होगी। कैसा प्यार है तुम्हारा शंकर के प्रति, यही तुम्हारे प्यार की निशानी है क्या? इसी को प्यार कहते हैं? जिसे तुम प्यार करती हो उसको खुश भी देखना नहीं चाहती। यू आर वेरी सेल्फिश अनुषा। मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने क्या यही शिक्षा दी है तुम्हें? गुस्से में अनुषा की माँ गायत्री बरस पड़ी। अपनी माँ की बात सुनकर के अनुषा रोते रोते अपने कमरे की ओर चली गई। अनुषा ने उसे रोका नहीं क्योंकि उसकी जुबान बंद थी। अनुषा की बात सुन करके वह बुत बन करके बैठा रहा और सोचता रहा, अनुषा को समझने में मैंने गलती तो नहीं की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा परिवार टूट करके बिखर तो नहीं जाएगा। मैंने तो उसे बहुत समझदार, उसके मम्मी पापा ने भी समझाया, मगर लेखा को लेकर के उसके मन में इतनी जलन की भावना पल चुकी है
कि पता नहीं कैसे उससे बाहर आएगी। बाहर नहीं आई तो सब कुछ टूट करके बिखर जाएगा। वैसे ही रिश्तों के धागे बहुत उलझे हुए होते हैं। यह धागे और उलझ गए तो रिश्ते बच पाएंगे क्या? बहुत कोशिश के बाद मैंने इस घर को बड़ी मुश्किल से जोड़ करके रखा है। वर्षों इंतजार करने के बाद इस घर की खुशी लौट करके आई है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि हमारा परिवार टूट करके बिखर जाए। निर्णय मुझे लेना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अनुषा के इस भाव को मुझे उसके दिल से निकालना है, मगर कैसे? वह खुद नहीं चाहेगी तो कैसे संभव होगा सब कुछ? निर्भय गुमसुम चुपचाप बैठा है। देख करके गायत्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने दुखी होकर के कहा, मुझे माफ कर देना निर्भय बेटा, मैं अपनी बेटी के कारण लज्जित हूँ। आदित्य चोपड़ा बोल पड़ा, गायत्री जी आप क्यों माफी मांग रही हैं निर्भय से? और आपको लज्जित होने की जरूरत भी नहीं है। दरअसल अनुषा बचपन से शंकर के बहुत करीब रही है। शंकर ने उसे बहुत लाड प्यार दिया है, इसलिए उसके मन में इनसिक्योरिटी की भावना पलने लगी है। उसे लगता है शंकर भैया उससे दूर जा रहे हैं और अब उससे प्यार नहीं करेंगे। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अनुषा बहुत प्यारी लड़की है, उसे हम धीरे धीरे सब कुछ समझा लेंगे। हमारे घर गृहस्थी और बिजनेस में उलझ जाएगी तो सब कुछ सुलझ जाएगा। मैंने अपनी बेटी आपको दे दी है, उसे आपके घर के हिसाब से तैयार करना आपका काम है। मैं यही कह सकती हूँ आपसे, अपनी बेटी समझ करके उसकी गलतियों को माफ कर देना। हाथ जोड़ करके गायत्री ने कहा। नहीं गायत्री, गलतियां हमेशा माफ करना ठीक नहीं है। गलतियां बार बार माफ करने से गलती करने वाला कभी अपनी गलती नहीं समझता है। इंसान गलती करे तो उसे डांटना फटकारना बहुत जरूरी है, वरना अपनी गलतियां कभी नहीं समझेगा। अचानक नाराज होकर के वेंकटेश ने कहा, आप चिंता मत करिए वेंकटेश जी, अनुषा अब हमारी जिम्मेदारी है, उसे हम प्यार से समझा लेंगे। अभी अभी आप लोगों को छोड़ करके आई है, उसे डांट करके दुख मत दीजिए। परसों आप लोग जाएंगे, बेटी से अच्छे से प्यार से बात करके जाना। उसे दुखी देख करके हम खुश कैसे रह सकते हैं? वह दुखी रहेगी तो निर्भय तो दुखी रहेगा। देखिए निर्भय का चेहरा कैसे उतरा हुआ है। मैं अपने निर्भय को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। जूही ने बात संभाली, क्योंकि निर्भय को दुखी देख करके उसका दिल तड़प उठा। बात ना बिगड़े इसलिए लेखा ने कहा, शंकर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आप अंकल आंटी के साथ निकल जाएं, मैं बाद में आऊं? अगर इसी में शांति बनी रहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम्हारे पेंडिंग काम का क्या होगा? शंकर ने चिंता जताई। थोड़ा बहुत काम तो मैंने यहीं बैठ करके कर लिया, बाकी मैं वहां जा करके अच्छे से संभाल लूंगी। आप तो हैं हेल्प करने के लिए, फिर चिंता किस बात की? चिंता तो मुझे अनुषा को लेकर के है, क्योंकि उसे मैं दुखी नहीं देखना चाहती। लेखा की बात सुन करके बहुत देर बाद निर्भय बोल पड़ा, तुम अनुषा के लिए इतनी सोचती हो, मगर अनुषा तुम्हें लेकर के कितनी निगेटिव बातें सोचती है। मुझे बहुत चिंता है इस बात को लेकर के कि अनुषा के मन में ऐसी बातें पलने लगी हैं। निर्भय, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम दोनों खुश रहो और खुशी खुशी हनीमून के लिए गोवा निकल जाओ। वहां जा कर के सब ठीक हो जाएगा। दोनों साथ साथ रहोगे तो एक दूसरे को समझने का और मौका मिलेगा। निर्भय का उदास चेहरा देख करके लेखा ने उसे खुश करने की कोशिश की। फिर तुम कुछ दिन रुक करके जाओगी क्या लेखा, या शंकर के साथ ही जाओगी? क्या फैसला किया? लेखा की ओर देख करके जवाब का इंतजार करने लगा निर्भय। लेखा कुछ जवाब दे उससे पहले गायत्री बोल पड़ी। लेखा की बातों से समझ में आ रहा है कि वह कितनी समझदार और सुलझी हुई है। आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है अपनी बेटी को जूही जी। कौन कहता है कि सिंगल माँ की बेटी अच्छे से बड़ी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, जिसका उदाहरण लेखा खुद है। आपने बिल्कुल सही कहा गायत्री जी, जूही ने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से की है। मुझे इस बात पर गर्व है। केवल लेखा को नहीं, उसने तो निर्भय को भी बहुत अच्छी शिक्षा दी है। आदित्य चुप नहीं रह सका, इसलिए बोल पड़ा। आदित्य की बात सुनकर के वेंकटेश थोड़ा सा शर्मिंदगी सा महसूस कर रहा था, इसलिए धीरे से कहा, हम माता पिता साथ रह करके भी अपनी बेटी को वह शिक्षा नहीं दे पाए जो जूही ने अकेले दी। हेड्स आप जूही जी। अपनी तारीफ सुन करके जूही थोड़ी सी शर्मा गई और शर्माते हुए कहा, आपने भी अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। बच्चे कभी कभी नादानी कर जाते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करिए और मन में कोई गिल्टी मत पालिए। अनुषा चाहती है तो लेखा बाद में चली जाएगी। आप लोग शंकर के साथ निकल जाइए। जूही की बात से
असहमत है गायत्री, इसलिए स्पष्ट कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। बच्चे जिद करें तो बड़ों को हमेशा नहीं मानना चाहिए, इससे बच्चे और जिद्दी हो जाते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। अपनी गलती भी उसे समझ में नहीं आती। लेखा और शंकर दोनों साथ में आएंगे, हम तीनों परसों निकल जाएंगे। गायत्री की स्पष्ट बात सुनकर के जूही ने बात आगे नहीं बढ़ाते हुए सबसे रिक्वेस्ट की, बहुत रात हो गई है। रात क्या, सुबह होने वाली है, थोड़ी देर नींद ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर आप लोगों को जाने की तैयारी भी करनी है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाना चाहिए, वेंकटेश ने जमुहाई लेते हुए कहा। मुझे भी बहुत नींद आ रही है मम्मा, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, आप लोग भी सोने जाइए। शंकर आप भी थोड़ी देर आराम कर लो, फिर सुबह मिलते हैं। निर्भय, इतना उदास हो करके सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातें जिंदगी में आया करती हैं और सुलझ भी जाती हैं। चलो सोने जाओ, कल सुबह मिलते हैं। सबको गुड नाइट, लेखा ने सबसे रिक्वेस्ट की। गुड नाइट कह करके जमुहाई लेते हुए सब अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उदास चेहरा और भारी मन लेकर के धीरे धीरे भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया निर्भय। नींद आंखों से कोसों दूर, फिर भी थोड़ी देर सोने की कोशिश तो करना ही है, सोच करके धीरे से दरवाजा खोल करके अपने कमरे में प्रवेश किया, यही सोच करके कि अगर अनुषा सो रही है तो उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कमरे में प्रवेश करते ही उसके कदम ठिठक करके रुक गए, यह देख करके कि अनुषा औंधे हो करके तकिए में मुंह छिपा करके सिसक रही है। सिसक सिसक करके रोने से उसके पूरे शरीर में भी कंपन हो रहा है। स्वयं को नियंत्रित करते हुए निर्भय ने आगे बढ़ करके अनुषा के कंधे पर हाथ रखा। हाथ का स्पर्श पा करके एकाएक अनुषा को सिसकना बंद हुआ, क्योंकि शरीर का कंपन भी बंद हो गया। निर्भय सारी घटना को लेकर के मन ही मन इतना दुखी और भावुक हो रहा है कि उसके गले से आवाज नहीं निकली। अनुषा को उम्मीद थी कि निर्भय आकर के उसे सांत्वना देगा और कहेगा, मुझसे गलती हो गई अनुषा, तुम इस तरह मत रो, तुम्हें दुखी देख करके मैं भी बहुत दुखी हूँ, एक बार मुस्कुरा करके मेरी ओर देखो, मेरी आंखों में देखो, इन आंखों में तुम्हें प्यार ही प्यार दिखाई देगा। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए कुछ देर बाद अनुषा ने झट से अपना सिर उठाया और निर्भय पर सारा गुस्सा निकाल दिया। हटाओ हाथ मेरे कंधे से, तुम्हारे सहानुभूति की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सबके सामने इतनी बातें सुनाने के बाद मेरे जलते हुए दिल पर सहानुभूति की मरहम लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे घाव पर खुद की मरहम लगा लूंगी, इतनी भी कमजोर ना समझो मुझे। दोनों हाथ अनुषा के कंधे पर रख करके निर्भय ने कहा, क्या हो गया तुम्हें अनुषा, तुम मेरी तो नहीं थी। 1 साल पूरा मैंने यूएस में एक ही यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ बिताया। तुम कितनी पॉजिटिव हुआ करती थी, अचानक इतनी निगेटिव सोचने लगी क्यों? केवल लेखा को लेकर के नहीं, अपने मम्मी पापा, शंकर भैया और मुझे लेकर के भी तुम्हारे मन में इतनी निगेटिव थिंकिंग कैसे आई? मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, उनको लेकर के भी तुम ना जाने क्या क्या सोच रही हो। अनुषा, निकलो अंधेरी रात जैसी काली भयावह निगेटिव थिंकिंग से। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ बिगड़ जाए इससे पहले हम दोनों को मिल करके सब कुछ संभालना है। तुम ही तो मेरी ताकत हो, तुम्हारा प्यार मेरे लिए संजीवनी बूटी है। तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ जान करके ही तुमने मुझसे प्यार किया था। फिर अचानक क्या हो गया जो इस तरह खुद को अंधेरे कुएं में धकेल रही हो? जब हम दोनों एक साथ थे तब तुम्हारी जिंदगी में ना तो सौतेली बहन लेखा थी और ना ही तुम्हारी सौतेली माँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ करके दूसरी शादी कर ली, यह जान करके मुझे बहुत दुख हुआ। तब से मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करने लगी थी। अब तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत तो तुम्हारी सौतेली बहन लेखा और तुम्हारी सौतेली माँ है। अनुषा से इतनी कड़वी बात सुन करके निर्भय ने तड़प करके कहा, इतनी कड़वी बात मत करो अनुषा की मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। मेरी मम्मी मेरे बचपन की टीचर थी, मुझे उन्होंने ही सब कुछ सिखाया और लेखा मेरी बचपन की दोस्त पहले है, बहन बाद में बनी, मगर मैंने उनको कभी ना सौतेली बहन और सौतेली माँ समझा। यह शब्द मुझे अंदर तक तीर की भांत जख्मी कर देता है। अंदर ही अंदर मैं लुहलुहान हो जाता हूँ। यह जख्म मुझे तुमसे मिलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, तुम्हें इस घर में इज्जत और हक दोनों मिलेगा। कैसे मिलेगी इज्जत और कैसे मिलेगा हक? तुम्हारी बहन लेखा तो इस घर का चमकता हुआ एक सितारा है और तुम्हारी माँ तो
तो तुम्हारे पापा की आंखों की पूर्णिमा का चांद हैं। चांद और चमकता हुआ सितारा के सामने तो एक टिमटिमाता हुआ छोटा सा तारा हूँ। मेरी रोशनी तुम तक कैसे पहुँचेगी? तुम्हारी बहन लेखा तो तुम्हारे पापा के दिल पर राज करती है। उस दिल में मेरी जगह कहाँ होगी? केवल दिल में नहीं, संपत्ति पर भी उसका अधिकार है। एक दिन यह संपत्ति दो भागों में बंट जाएगी। चमकता हुआ सितारा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम भी बन जाओ चमकता हुआ सितारा। मुझे विश्वास है तुम एक दिन बन सकती हो। लेखा तो 2 दिन की मेहमान है, चली जाएगी अमेरिका। उसको लेकर के मन में इतना गुबार रखना ठीक नहीं है। रहा सवाल संपत्ति का, तो आजकल कानून है, पिता की संपत्ति में बेटी का भी आधा कानूनन हक होता है। मैं लेखा का हक छीन नहीं सकता। वैसे तुमने कहाँ से संपत्ति की बात सुनी है? तुम्हारे मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे, वही सुनी है। मेरे मम्मी पापा? तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? बार बार क्यों कह रही हो तुम्हारे मम्मी पापा? अगर तुम्हारे मम्मी पापा को मैं ऐसा कहूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैं तो उनको रिस्पेक्ट देता हूँ और मम्मी पापा ही कहना पसंद करता हूँ। वैसे किसी की बात छुप करके सुनना किसी अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। अनुषा की बात सुन करके आहत होकर के निर्भय तकिया लेकर के ड्राइंग हॉल की ओर जाने लगा सोने के लिए। तो अनुषा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तकिया लेकर के तुम किधर जा रहे हो? ड्राइंग हॉल में सोने जा रहा हूँ। मेरा हाथ छोड़ो अनुषा, सबको पता चल जाएगा कि तुम मुझसे नाराज होकर के ड्राइंग हॉल में सोने चले गए थे। मेरी और ज्यादा बुराई होगी। तुम मेरी बुराई करा लेना, गालियां दे देना। जैसे लेखा और मेरी मम्मा के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें करते हो, वैसे ही मेरे बारे में भी कर लेना। क्या फर्क पड़ता है? बुरी बातें तो तुम्हारे मुंह में अटकती नहीं है। 2-4 और सही। अनुषा छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी। तुम ऐसे नहीं जा सकते। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। यह मैं कभी होने नहीं दूंगी। तुम मेरे साथ एक बेड शेयर करोगे। तुमने क्या सोचा जबरदस्ती किसी का प्यार हासिल किया जा सकता है? ऐसा सोचा तो गलत सोचा। किसी के दिल को इतनी जख्मी करके तुम उस पर राज करना चाहती हो तो गलत है, बहुत गलत है। ऐसा निर्भय के बारे में मत सोचना। निर्भय को ऐसी शिक्षा नहीं मिली है। मैं इस परिवार को तुम्हारे कारण टुकड़ों में बांट नहीं सकता। बहुत वर्ष लगे हैं मुझे इस घर को जोड़ने में। तो क्या तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? अपनी सौतेली बहन और सौतेली माँ के कारण तुम अपनी अनुषा को छोड़ना चाहते हो? तुम्हें फिर से कहता हूँ अनुषा, लेखा मेरी सौतेली बहन नहीं है और मम्मा मेरी अपनी माँ है। सौतेली सोच करके भी मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं कभी ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। बहुत बुरे समय में जब मैं खुद बहुत अकेलापन महसूस करता था, तभी लेखा मेरी जिंदगी में दोस्त बन करके आई थी और मेरी मम्मा मेरी टीचर के रूप में मेरी प्रेरणा बनी थी। तुमने अगर फिर से उन्हें सौतेली कह करके उनका अपमान किया तो मुझे दोबारा तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। निर्भय की बातों में दृढ़ता और आंखों में गुस्से की आग जल उठी, जिसे अनुषा ने भी देखा तो वह सहम गई। पानी सिर के ऊपर से निकल रहा है देख करके अनुषा ने बड़ी चतुराई से बात संभाली। प्लीज निर्भय, मुझे गलत मत समझो। मुझे इस तरह अकेला छोड़ करके मत जाओ। सबकी नजरों से मुझे मत गिराओ। सुबह उठ करके मैं किसी से आंखें नहीं मिला पाऊंगी। अपनी इतनी चिंता है तुम्हें, फिर तुम्हें दूसरों की चिंता क्यों नहीं होती है? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, आधुनिक इंडिपेंडेंट लड़की हो। तुम्हें तो एक लड़की हो करके दूसरी लड़की का दर्द और परेशानी समझना चाहिए। तुम्हें लेखा की जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है, फिर उससे जरा सी भी सिंपैथी क्यों नहीं है? प्यार ना सही, सॉफ्ट कॉर्नर तो होना ही चाहिए। इतिहास गवाह है, औरत की ही दुश्मन बन करके हमेशा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कभी सास बहू के रूप में तो कभी ननद भाभी के रूप में। तुम वही इतिहास दोहराने जा रही हो। अब भी वक्त है, अपने मन को बदलो और दूसरों को दुख देने के बजाय खुशी देने की कोशिश करो। देखना तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा, रात को चैन की नींद आएगी। आज जो यहाँ अकेली रो रही हो, ऐसा रोना नहीं पड़ेगा। सॉरी निर्भय, अब की बार मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी ऐसी बातें नहीं करूँगी जिससे तुम्हारा दिल दुखे। सॉरी, मुझे सॉरी कहने से क्या फायदा अनुषा? मेरा दिल दुखा है, ठीक है, मगर तुमने औरों का दिल भी दुखाया है। तुम्हारे मम्मी पापा भी तो तुमसे बहुत नाराज हैं और दुखी हैं। तुम्हें सॉरी कहना है तो उनके सामने कहना, तब मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, वरना नहीं। निर्भय को तुम इतना कमजोर मत समझो। बचपन से लेकर के अब तक मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। जब तुम मुझे मिले थे
तब तो मुझे बहुत सॉफ्ट हार्टेड लगे थे, सबकी मदद करते थे। तुम इतने कठोर दिल के हो मुझे पता ही नहीं था। अब तो पता चल गया ना कि मैं कितना कठोर हूँ, पत्थर जैसा। दुनिया ने मुझे पत्थर जैसा बना दिया। मैं कोई भी अन्याय के साथ कभी समझौता नहीं करता। तुम्हारे साथ भी अगर अन्याय होगा तो मैं स्ट्रांगली खड़ा होकर के तुम्हारा साथ दूंगा, और तुमसे अगर गलती होगी तो स्ट्रांगली विरोध भी करूंगा। निर्भय ऐसा ही है अनुसा। तुम मुझे अगर एक्सेप्ट कर सको तो ठीक है, वरना दोनों का रास्ता अलग हो जाएगा। निर्भय की इतनी कठोर बातें सुन करके अनुसा की सिसकियां निकलने लगी। उसने कभी भी जिंदगी में इतनी कठोर बातें नहीं सुनी थी। वह सोचने लगी, आज मुझे समझ में आ रहा है कि निर्भय जितना सॉफ्ट हार्टेड है उतना ही अन्याय के खिलाफ कठोरता से खड़ा भी होता है। निर्भय को मनाना है तो मुझे सबके सामने सॉरी बोलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मेरे मम्मी पापा भी मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। मेरे मम्मी पापा भी तो किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करते और अन्याय बर्दाश्त भी नहीं करते। मैं निर्भय को कैसे खो सकती हूँ? नहीं, मुझे अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, बाद का बाद में सोचूंगी। निर्भय को मनाने के लिए अनुषा ने आंखों में आंसू लिए उसके हाथ से तकिया छीन करके कहा, आज रात तुम कहीं नहीं जाना, कल सुबह मैं सबके सामने माफी मांग लूंगी। अनुषा की आंखों में आंसू देख करके निर्भय को भी दुख हुआ। उसके आंसू पोंछते हुए उसने कहा, सच कह रही हो अनुषा, या फिर केवल मुझे आज रोकने के लिए तो नहीं कह रही हो? सच, तुम कल सबके सामने सॉरी बोलोगी? तुम्हारी एक सॉरी शब्द सबके ओंठों पर मुस्कान ला सकती है। अनुषा सोचने लगी, निर्भय को मनाना है तो कल सबके सामने सॉरी बोल दूंगी। वैसे भी मेरे मम्मी पापा और निर्भय के मम्मी पापा से सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है, मगर लेखा के सामने सॉरी बोलना पड़ेगा। जुबान तो साथ नहीं देगी, मगर एक बार कहना तो पड़ेगा ही। क्या हुआ अनुषा, तुम कुछ सोच रही हो? लगता है तुम तैयार नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक इंडिपेंडेंट लेडी हो। इंडिपेंडेंट लेडी सोचने का हक है। मैं जा रहा हूँ, मुझे भी इंडिपेंडेंटली सोचना है। अब मुझे मत रोकना। निर्भय ने फिर से तकिया उठाया। अनुषा निर्भय से लिपट गई और उसके सीने पर अपना सिर रख करके कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कहा ना, कल सबको सॉरी कह दूंगी। अनुषा का स्पर्श पा करके निर्भय के धमनियों का रक्त प्रवाह तेज हो गया। दिल की धड़कन बढ़ गई। फिर भी खुद को नियंत्रण रखते हुए उसने कहा, सॉरी कह करके दोबारा तुम ऐसी गलती नहीं करोगी, यह वादा भी करना पड़ेगा। अनुषा निर्भय को और कस करके पकड़ते हुए कहा, वादा किया, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब तो ना जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आएगी। अनुषा ने अपने गुलाबी ओंठों से निर्भय के ओंठों को छुआ तो निर्भय खुद को और अधिक नियंत्रण नहीं कर पाया। दो बदन और एक जान हो करके दोनों निढाल हो करके बिस्तर पर गिरे और अपने होशो हवास खो दिए। पौ फूटने वाली है और सूरज की उजली किरणें धरती के दबे बदन को अपनी उष्णता से थोड़ी देर बाद गर्म करने लगी। इधर दो बदन दुनिया से बेखबर अपनी प्यार की गर्माहट से स्वर्ग सी आनंद भूत की चरम सुख को भोगने के लिए बहुत बेताब थे। अब उनके बीच में ना अहम की टकराहट है और ना कोई गिले सिकवे हैं, है तो केवल समर्पण और समर्पण। अब तो समय ही बताएगा कि तन की आग बुझने के बाद अनुषा के मन में जलती जलन की आग बुझ पाती है कि नहीं। जानेंगे कल अगले भाग में। मित्रों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, भाग 21 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।